अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दरवेश टॉक आज फर्स्ट एपिसोड है और जो टॉपिक है हम लेकर आ रहे हैं वो है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ पे कैसे असर करती है। असल में ये टॉपिक मुझे क्यों आया सबसे पहले मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इस टॉपिक ही को क्यों मैंने सेलेक्ट किया। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी अरसे से मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रही थी कि हमारे यहाँ हमारे इर्द-गिर्द काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी से कभी खुश नहीं होते या वो आपके साथ इतने सिंसियर नहीं होते। जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अ, सिर्फ़ ये नहीं कहेंगे अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो वो एक अलग सिस्टम है, उसमें अलग किस्म की जेलसी है और अगर इवन ये सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी है। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ आपको एक अलग किस्म की जेलसी फेस करने को मिलती है और ये नेगेटिविटी जो है वो कहीं न कहीं आपकी रूह को अंदर से डैमेज कर रही होती है, आपको डैमेज कर रही होती है, आपकी शख्सियत को डैमेज कर रही होती है। वो और ये चीज़ का एहसास नहीं तो जो नेगेटिविटी दे रहा होता है वो खुद भी कहीं न कहीं अपने आप को अंदर से डैमेज कर रहा होता है। क्योंकि जब हम गलत सोचते हैं या गलत करते हैं किसी के लिए या गलत बोलते हैं किसी के लिए, तो वो सबसे पहले वो चीज़ हमें अफ़ेक्ट करती है। हमारी बॉडी पे अफ़ेक्ट करती है, उसके असरात हमें पहले आते हैं, बाद में दूसरे को अफ़ेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आज तक हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि सबसे पहले तो हम ही गलत हैं। हम गलत तरीके से अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच रही हूँ या गलत कहना चाह रही हूँ या मैं उसके बारे में जैसे कहते हैं हम बैक बाइटिंग या जिसे हम कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे मज़हब में भी कि ये एक बहुत ही ऐसा काम है जिसको बहुत ही बुरा कहा गया है, किसी के पीठ पीछे बात करना, किसी के पीठ पीछे उसके बारे में कुछ भी कहना, जब वो आपके सामने नहीं है। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद भी है, उसके बावजूद आपको वक़्त नहीं पहुँचता कि आप उसके बारे में कोई बात करें। तो वो जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले वो आपको अफ़ेक्ट करती है। वो सबसे पहले आपकी रूह को अफ़ेक्ट करती है, वो आपकी बॉडी को अफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले आपने अपने आप को खराब किया, नेगेटिव वाइब से, नेगेटिविटी से, उसके बाद आपने दूसरों के लिए जो बोला, जिन्होंने उसमें आपका साथ दिया, जो लोग उसमें आपके साथ इन्वॉल्व थे, वो सब उस चीज़ का हिस्सा बनते चले गए। और क्या हुआ कि आपका जो इतना अच्छा ऑरा है, जो अल्लाह की तरफ से मिला है, जिसमें सिर्फ़ पॉज़िटिविटी है, वो नेगेटिविटी से भरता चला जा रहा है। तो अब मैं नोमान साहब को लूँगी लाइन पे और हम उनसे बात करेंगे ताकि और चीज़ों को पता चले कि हम किस तरह से डैमेज हो रहे हैं इस नेगेटिविटी से और हम किस तरह से अपनी पॉज़िटिविटी से अपने आप को अपनी नेगेटिविटी को किल कर सकते हैं। हम ये नहीं कहूँगी कि लोग बुरे हैं, कभी-कभी हम भी गलत होते हैं, कभी हमारी सोच भी गलत हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे, तो कभी न कभी दूसरा शख्स जो नेगेटिव है, वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव हो जाएगा और आपकी जो पॉज़िटिविटी है, वो उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी। नोमान साहब को लेते हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम नोमान साहब, आपका कैमरा जो है वो उल्टा है। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इस वक़्त जो मुझे मुझे नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा था, तो मैंने ये करके उसको उल्टा कर दिया। अच्छा, अब आप अब आप मुझे इसको बताएँ। घुमा लें आप जी, घुमा जी, लें अब आप पूरा। मुझे जी, जी, बिल्कुल 1 मिनट दें। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, सॉरी, मैं आपको नज़र आ रहा हूँ इस वक़्त या आपका कैमरा थोड़ा पॉज़ आप हो गया, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है। नहीं, मैं आपको नज़र आ रहा हूँ इस वक़्त? नहीं, आपका कैमरा पॉज़ हो गया है, कैमरा नहीं वर्क कर रहा। ओके, मैं दोबारा से कनेक्ट कर लूँ? जी जी ठीक है, आप कर लीजिए और हम आपका वेट करते हैं ताकि आपका कनेक्ट हो जाए। जब तक मैं थोड़ा-सा और आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम ऐमन एस खान, आप यहाँ मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं और अहमद राजपूत, थैंक यू सो मच रिंग्स आपको अच्छी लगी। अम इट्स आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पे सुनने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के भी काम आएँगी। नवान साहब का कैमरा सीधा वो आ गया, अब सही है। अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नमन साहब आपका माइक म्यूटेड है। आप
माइक ओपन करें, इट्स म्यूट। अब आएगी। आवाज नहीं आ रही। देखिए, ये चीज लाइफ का हिस्सा है और लाइफ में है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। नुमान साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अभी भी नहीं आ रही है। आप आई थिंक रिकनेक्ट कर लें, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आप अपना अनम्यूट करके देखिए। अब देखिए, अभी सही है, अब परफेक्ट है। आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, आप भी क्लियर हैं। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, हमें दिख रहे हैं और सुन रहे हैं कि हम आपको क्लियर नजर आ रहे हैं? जी जी, मुझे तो अब क्लियर फिर नजर मैं आ आप रही है। बस सही है। अच्छा जी, आपने सुना होगा थोड़ा सा इंट्रो जो मैंने दिया था कि हम लोगों ने बिला वजह की नेगेटिविटी अपने इर्द गिर्द जो है एक अपने ऑरा के साथ कनेक्ट कर ली है और बिला वजह उस नेगेटिविटी की वजह से हम खुद भी अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। जेलसी क्या है? ये एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जेलसी क्या है और क्यों है? देखें, अगर इस पे अगर हम ये सोचें कि जेलसी क्या है और मेरे अंदर क्यों है, तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये नफ्स है, ये नफ्स का पार्ट है। ठीक है। जब अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जब नफ्स रखा है तो उसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। उसके देखें, क्योंकि इससे हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे नफ्स के अंदर इक्तदार की ख्वाहिश है, नफ्स के अंदर कीना है, नफ्स के अंदर बुग़्ज़ है, इसी तरह नफ्स के अंदर हसद है, नफ्स के अंदर लालच है। वो लालच, ग्रीड, उसको कुछ भी आप उस पर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी चीजें हैं, क्योंकि जब देखें असल में इंसान जो है ना, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंसान जो है, हम हमारे अंदर ये है कि इंसान को सिर्फ अच्छा होना चाहिए या इंसान की पैदाइश ऐसी है कि उसको अच्छा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छे से फरिश्ते होते हैं, ठीक है। इंसान में दोनों तरह के अंसर पाए जाते हैं, उनके अंदर रूए हैवानी भी है और रूए इंसानी भी है, ठीक है। तो इंसान के अंदर जहां आपको वो हरकत नजर आएगी जो किसी जानवर की हरकत से मुशाबे, तो इसमें इसलिए हमें नहीं हैरान होना चाहिए कि हमारे अंदर वो मौजूद, ठीक है। अब होता ये कि ये इसी तरह पॉजिटिव, नफ्स के अंदर पॉजिटिव चीजें भी बहुत, ठीक है। किसी की मदद करके जो खुशी हासिल होती है, किसी के इंसान को इबादत, रियाजत या ऐसी किसी चीज की ख्वाहिश होती है, ये सब नफ्स का तकाजे हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं होती तो नफ्स फिर प्यासा रहता है और नफ्स की ये डिमांड है। अब अगर आप अपने नफ्स को पॉजिटिव की तरफ करते हैं तो फिर वो तमाम पॉजिटिव चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो नफ्स की खुराक बन जाएगा। इसी तरह नफ्स को अगर हम नेगेटिव रुझान की तरफ लेकर जाते हैं तो नफ्स की खुराक नेगेटिविटी बन जाएगी। और अगर हम उस रास्ते पर खड़े हैं तो वहां की जो समझ लें कि जो जो आंसर है, समझ लें कि दो पाथ हैं या दो प्लैनेट हैं। एक प्लैनेट पॉजिटिव प्लैनेट है, एक प्लैनेट नेगेटिव प्लैनेट है। आपको पॉजिटिव प्लैनेट पे भेज दिया जाता है तो वहां पर आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप हर चीज पॉजिटिव करेंगे। अगर आपको नेगेटिव प्लैनेट में भेज दिया जाता है तो वहां पर आपको जिंदा रहने के लिए नेगेटिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। दुनिया जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मुरक्कब है, ठीक है। बिल्कुल। सिर्फ फर्क ये है कि पॉजिटिव प्लैनेट का नाम जन्नत है और नेगेटिव प्लैनेट का नाम जहन्नम है, लेकिन इन दोनों का 50-50 दुनिया है। अब अगर हम दुनिया में रहते हुए जिस तरफ रुझान रखेंगे हमारी नीड वो बन जाएगी। तो होता यह है कि दुनिया में क्योंकि ज्यादा एलिमेंट शर का है, तो यहां पर रहते हुए जन्नत
की तरह रहना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इसीलिए हर मजहब में, हर चीज में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसको इबादत और रियाजत का पार्ट कहा जाता है। इंसान जब वो चीजें एडॉप्ट करता है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और अगर वो उनसे दूर चला जाता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। और ये चीज इतनी पावरफुल है दुनिया में कि हम नेगेटिविटी की में बहुत ज्यादा कशिश महसूस करते हैं। हम अचानक उसकी तरफ बहुत आराम से खिंच जाते हैं, और ये नफ्स करता है। तो जब भी आप अपने रुझान को देखेंगे कि वो अगर नेगेटिव चीजों में दिलचस्पी ले रहा है, तो समझ लें कि अब आपके अंदर उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि जब अगर आप नेगेटिव रास्ते पे चलते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, तो कुछ चीजें आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगी। लाइक आपके अंदर डाउट्स आ जाएंगे, आप हर एक को शक की निगाह से देखेंगे, हर एक पे शक करेंगे, हर चीज में आपको वहम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव एक अगर पावर एक्टिवेट होती है। उसके साथ साथ आपके अंदर ये जो आपने बात की जेलसी, डेफिनेटली जेलसी आपके अंदर एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे अंदर एक और चीज भी आ जाती है जो आमतौर पे बहुत जरूरी है बताना, वो आपके अंदर खौफ का एलिमेंट आ जाता है। आप कोई बहादुर इंसान नहीं रहते उस वक्त, आपके अंदर एक खौफ का एलिमेंट आ जाता है कि आप खौफजदा रहते हैं। अब वो किस चीज से रहते हैं? अपने मुस्तकबिल से खौफजदा रहते हैं, अपनी किसी चीज के छिन जाने से खौफजदा रहते हैं, आप इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप, और उसके लिए जितने भी नेगेटिव जराए हैं दुनिया में, उसको बचाने के लिए आप उन पे आंखें बंद करके उन जराए को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उस खौफ की वजह से। तो अब बात यह होती है कि हमारे अंदर जो चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए रश्क। जेलिसी के बजाय हमें रश्क करना चाहिए, जो कि हम उसकी तरफ रागिब नहीं होते, क्योंकि अब रुझान हमारा मुआशरे में ऐसा हो गया, क्योंकि पावर जो है वो इस वक्त मीडिया के पास है। नो डाउट। ठीक है ना? तो मीडिया जिस तरह चाहे हमें कंट्रोल भी कर लेता है, हमें ऑपरेट भी कर लेता है, और हम आराम से उसकी, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज है कि हम मीडिया को बहुत पावरफुल मीडियम समझते हैं और अथॉरिटेटिव मीडियम समझते हैं। आमतौर पे ये रुझान है कि मीडिया में कोई भी चीज बोली जाएगी, कही जाएगी, वो यकीनन ऑथेंटिक होगी। अब जब हमारे ये यकीन बन जाता है, तो इसकी आड़ में मीडिया आपको जो भी गाइडलाइन दे दे, आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आप बुनियादी तौर पर मजबूत हो। अगर आपकी बेस मजबूत है तो फिर मीडिया आपको हाईजैक नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आपकी बेस कमजोर है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है कमजोर, इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है कि आपको इल्म उतना हासिल नहीं हो सका, आप इतना अपने अंदर गौर फिक्र नहीं कर सके जिसकी वजह से आप किसी चीज के नतीजे पे पहुंचते, तो आप हर अखबार में लिखी हुई चीज को सच समझते हैं, हर टीवी में दिखाई हुई चीज को सच समझते हैं। इसी तरह आप सोशल मीडिया के दौर में अब हर मैसेज को या हर किसी वीडियो को आप ऑथेंटिक समझते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि जो दिखता है वो दरअसल हकीकत नहीं है। ये बहुत बड़े फिलोसफर का कॉल है कि हकीकत वो है जो नजर नहीं आती, और जो नजर आती है वो हकीकत नहीं है। सही। ठीक है, और हम क्योंकि देखने के आदी हो चुके हैं, जो नजर आ रहा है तो हम उसको हकीकत समझते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो रोशनी है वो कमजोर पड़ चुकी है। और उस रोशनी के समझ ले कि वो एक ऐसी टॉर्च है जिसमें हकीकत लिखी हुई है। अगर हम उस टॉर्च को ऑन करके
हकीकत की तलाश करेंगे तो हमें आराम से हकीकत नजर भी आएगी, हकीकत पढ़ी भी जाएगी। लेकिन क्योंकि वो टॉर्च ऑन नहीं की हुई, हमारे अंदर इतना गुबार है हालात का, मुख्तलिफ चीजों का, टेंशन का, कि हमारे अंदर की रोशनी इस वक्त डिफ्यूज हो चुकी है, बिल्कुल। जिसकी वजह से हम जिस अंधेरे को देखते हैं और अंधेरे को हकीकत समझकर तारीख तारीकी का समझ ले कि तारीख से रिलेटेड जो काम है, द डार्कर साइड, द डार्क वही वर्ल्ड, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, उसके पास नेगेटिविटी की तरफ। उसके हाँ। पास ही नहीं है। तो हमें तारीख दुनिया में रहने में अब मजा आने लगा है, इसकी एडिक्शन हो गई है। असल में अब हमें तारीख, पता ही नहीं रहा, हमें अंदाजा नहीं रहा कि हम अपने आप को कितनी तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो सफर कर रहा है वो हमारी रूह सफर कर रही है, क्योंकि हम उसको लाइट से हटा के उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं और उसको धकेल रहे हैं खुद अपने हाथों से, उस सफोकेशन में कि जो हम महसूस करते भी है लेकिन समझ नहीं पाते कि ये क्या घबराहट है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। लोग अक्सर कहते हैं कि किस चीज में मजा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। यही चीज जो है मुझे लगता है, जो आप कह रहे हैं कि हम डार्क साइड पे जा रहे हैं, तो वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल वही बात है कि मैंने आपको कहा ना कि अब जो डार्क दुनिया में अगर आप हम रह रहे हैं, मैं और आप अगर रह रहे हैं, तो उसकी खुराक नेगेटिविटी है। हर वो चीज जो मेरी अंदर की दुनिया को, तारीख को वो करेगी, तकवीयत देगी, उसकी खुराक नेगेटिविटी है। ठीक है, तो वो अब मैं क्योंकि आदी हूं, अब मेरी अंदर से जो रिक्वायरमेंट होती है वो नेगेटिव कामों की तरफ होती है। मुझे गीबत करके बहुत मजा आता है क्योंकि वो मेरे अंदर की तारीख दुनिया की खुराक है। मुझे जेलस होकर सुकून मिलता है, और मैं, जाहिर है मैं जेलस तभी होऊंगा जब मैं किसी की नाकामी का मुंतजर होऊंगा। जाहिर है उसकी कामयाबी से मैं खुश नहीं हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो कब नाकाम हो। ठीक है, तो और ये जाहिर है कि इन चीजों से मना किया भी जाता है इखलाकी तौर पे। ये चीजें, अगर हमारी तरबियत ऐसी है कि हम दूसरों की तरक्की से खुश हों, उसको मुबारकबाद दें, तो ये ना सिर्फ आपके अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव भी करती है और आपके रास्तों को हमवार भी करती है जो आगे के आपके लिए रखे गए हैं। वरना हम इस तरह की चीजें करके अपना खुद रास्ता तंग कर देते हैं, बल्कि बंद कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जेलसी की, तो एक फैक्टर ये भी आता है कि हमारे यहाँ एक और चीज भी है नेगेटिविटी में। जैसे हमने एक इमेज बना लिया है आजकल कि हमारे स्पेशली बच्चों के साथ भी, कि हम एक कंपटीशन में उनको चलाते हैं। हम अपने बच्चों को एक कंपटीशन में डाल दिया, उनको पढ़ा नहीं रहे, वो एक हमारे लिए एक कंपटीशन बन गए हैं कि उनको ग्रेड्स लेकर आने हैं। उन्होंने उन वो अगर नहीं लेकर आएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, या ये चीज जो है इसको हम किस उसमें लेंगे कि जब हम एक रेस में खड़े हो गए कि हम अपने बच्चों को लाकर उस रेस में खड़ा कर दिया हमने, कि उस उनकी तकलीफ और उनकी जो आप कहेंगे असल ग्रोथ है, वो हम नहीं समझ रहे, कि हम उनको ग्रो होने नहीं दे रहे प्रॉपर तरीके से। हमने उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है अपनी ख्वाहिशात के अंदर। तो उसमें अक्सर बच्चे जब मार्क्स नहीं आते, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि एक बच्चे ने उसका मतलब मेडिकल के लिए उसने जो एग्जाम दिया उसके मार्क्स नहीं आए, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये चीजें जो ये वाली नेगेटिविटी है, इसके लिए कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि इसकी ख्वाहिश करना, अगर पेरेंट्स ख्वाहिश करते हैं, जैसे है कि अपने बच्चों को, जैसे उनके जहन में ख्वाहिश है, जैसे मैं आपको एक जनरल बात कहूँगी कंपटीशन की, ये समझें कि इब्तिदा कैसे हुई। ठीक है, बात यह है कि पेरेंट्स के जहन में एक चीज आ गई, एक ख्वाहिश आ गई कि मुझे उसको ये बनाना है, तो ये माँ बाप की ख्वाहिश है। ठीक है, एक जमाना था कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर्स की बात करता था और हर जगह ऐसा ही था कि पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर्स बनेगा। अगर हम अल्लाह ताला के फैसले को देखें कि अल्लाह ताला
चाहता क्या है, और अल्लाह ताला को क्योंकि दुनिया चलानी है, तो ये सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स के लिए तो नहीं है दुनिया। अल्लाह ताला ने यहां पर आर्किटेक्ट्स भी रखने हैं, यहां पर बढ़ई भी रखने हैं, कारपेंटर भी रखने हैं, मोची भी रखना है, वेटर भी रखने हैं, टीचर भी रखने हैं। जितने आपको रंग मुख्तलिफ लोगों के शोबे नजर आ रहे हैं, वो समझ लें कि वो अल्लाह ताला ने दुनिया चलाने के लिए मुख्तलिफ वो रंग है, वरना तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर से दुनिया हमारी भर जाती। इसीलिए ये होता है कि किसी बच्चे के, तो एक क्लास में 25 बच्चे हैं, क्या 25 बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर्स के ट्रेड्स लेकर बैठे हुए हैं? नहीं, उसमें कोई आर्टिस्ट होगा, कोई उसके अंदर कुछ और होगा, उसका मतलब 25 के 25 बच्चे डिफरेंट होंगे। और हम कहते हैं कि नहीं, वो आप वो बन के दिखाएं जो हम चाहते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो ये नेचर के अगेंस्ट है। ठीक है, ये पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो शायद ये उनके अपने अंदर की वो ख्वाहिश है जो कहीं वो पूरी नहीं कर सके, वो अपने बच्चों के जरिए करना चाहते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर देखें, होता ही है कि अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बेसिकली तो इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है, उस इंसान के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स और तमाम सिफात मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने उसमें दाखिल की। वो इंसान एट अ टाइम सब कुछ है, वो साइंटिस्ट भी है, उसके अंदर उसकी सलाहियत भी है, इंजीनियर बनने की भी है, सिंगर बनने की भी है, हकीम बनने की भी है, और कॉस्मेटिक सर्जन बनने की, हर तरह की आप कह लें। लेकिन होता यह कि हर बच्चे के अंदर एक चीज को उभार दिया जाता है, बाकी सलाहियतों को कम कर दिया जाता है। ये नेचुरल है, ताकि बच्चा उस सलाहियत के को अडॉप्ट करे और वो चीज बन जाए, और दुनिया में वो कमी पूरी कर दे जहां उसकी जरूरत है। ठीक है, ये हर बच्चे के साथ। किसी बच्चे के अंदर आप ये देखें उसका रुझान क्या है, ये नहीं कि उसके अंदर सलाहियत नहीं है, सलाहियत हम मुझ में, आप में, सब में है, लेकिन हमारा एक रुझान होगा। कोई लिखने की तरफ चला जाएगा, कोई ड्राइंग की तरफ चला जाएगा, कोई गार्डनिंग की तरफ चला जाएगा। तो ये देखना कि इसके अंदर ये जो चीज उभर रही है, इससे रिलेटेड इसको फील्ड अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से इंस्पिरेशन है। और हम जब उसको तोड़ के जबरदस्ती उससे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बच्चा का, क्योंकि वो उससे उसकी जो चीज अंदर से उभर रही है, उसे अगेंस्ट हम उसको लेकर आ रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड भी होगा, वो नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि आराम से डॉक्टर बन गए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का पेशा इख्तियार नहीं किया, उनको वही उन्होंने किया जो उनको करना था। बिल्कुल। ठीक है, मैंने रेस्टोरेंट के मालिक रेस्टोरेंट चलाते भी देखे हैं, वो डॉक्टर। मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन वो मीडिया में चले गए क्योंकि वो क्रिएटिव वर्क, उनके अंदर क्रिएटिविटी है। तो बात वही होती है कि हम, अब जाहिर है कि वो इल्म जिससे नफा ना पहुंचे, वो आपको पता है उस खजाने की मानद है, आपके हदीस है बहुत। तो वही बात है, या तो आप वो इल्म हासिल करें जिससे लोगों को नफा पहुंचे। अगर आपने डॉक्टर बन के रेस्टोरेंट चलाना है, तो आप एक अच्छा शेफ में डिग्री हासिल कर लेते, वो डॉक्टर की सीट किसी और के लिए छोड़ देते। बेशक, बिल्कुल। ठीक है ना, कोई वो और तो वो हो गया ना, नहीं वो तो ये हो गया कि एक जो हम अपनी एजुकेशन लेते हैं वो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए ले रहे होते हैं, और जब हम एक जगह पे, एक मुकाम पे आ जाते हैं, उसके बाद हम अपनी खुशी देख रहे होते हैं। तो यही वो चीज है जिसको, जो मुझे लगता है कि ये एक तरह से हम बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। उसमें एक सीट चली जाती है जिसमें कोई और वो जो आपने इतनी जो डिग्री ली होती है, जिससे आपने खिदमत करनी है लोगों की, बेशक, आप वो क्रिएटिविटी लॉक्ड हो जाती है। आपके जहन में रेस्टोरेंट घूम रहा होता है, आपके जहन में अर्निंग के और तरीके घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मेरे ख्याल में इंसान को अपने अंदर झांकना भी चाहिए, बच्चों को भी, पेरेंट्स को चाहिए कि देखें। हाँ, जरूर गाइड करें। जैसे होता ही है कि कह देते हैं कि यार कि ये आपका रुझान अगर इस फील्ड की तरफ है, तो ये तो नाकाम लोगों की फील्ड है, आप तो उसमें क्या करो। एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन कहते आया हैं। है।
कौन सी एज ब्रैकेट है चाइल्ड की जिसमें नॉन जेलसी का बीज बोया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, पहले 12 साल, 12 से 13 साल तक आपको अच्छा खासा पता लग जाता है, ठीक है, उसमें हम कि बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। उसमें, ठीक है, उसमें आप उनको फ्री हैंड दें। बेसिक तालीम भी है, बेसिक तरबियत भी है। हाँ, कुछ पेरेंट्स हैं जो बड़े टेक्निकल वे में अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं। वो इस तरह के, वो उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं रेगुलर बचपन से, कि तुमने ये बनना है, तुमने ये बनना है, तुमने ये बनना है। तो बच्चे नहीं, के जहन इनका में क्वेश्चन उससे, है, इनका क्वेश्चन जेलसी से है कि हम जी जेलसी जी, को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस एज में। मतलब कौन सी ऐसी एज है जिसमें हम उस जेलसी उनके अंदर से समझें कि निकाल दें, उनको जेलसी ना हो किसी से भी, उनको पता ही ना देखिए, ये तो हमारी ट्रेनिंग पे है ना, कि हम अपने बच्चों को किस तरह से इस चीज पे लेकर जाते हैं कि उनके अंदर वो जेलसी का फैक्टर ही ना आए। वो कौन सा टाइम पीरियड है? देखिए, ये चीज मैं आपको बता दूं कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये नफ्स का पार्ट है जो रहता है अंदर। जेलसी कभी निकलेगी नहीं, वो मौजूद सही। रहेगी, वो दब जाएगी। कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। उसको आपने ट्रिगर नहीं होने देना, ये तरबियत होनी चाहिए कि भाई बच्चों, आपने उसकी कामयाबी से खुश होना है, आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है जाकर। और क्योंकि आप, वो भी एक्सक्लूसिव है, आप भी एक्सक्लूसिव है, आप उस जैसे नहीं है, वो आप जैसा नहीं है। आप अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके आप अपना मकाम खुद पैदा करें। तो वही बात है कि ये चीज ट्रेनिंग से है, ग्रूमिंग से है। इसके बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं आपको, अगर हम इसको बहुत स्टेप वाइज चलेंगे ना, देखें, बच्चों के सामने अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा सारी चीजें आपको रोल मॉडल बन के करनी पड़ेंगी उनके सामने बगैर कुछ कहे, ठीक है। आपको किसी की कामयाबी पर पेरेंट को फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए दिखाना पड़ेगा, देखो उसने ये चीज हासिल की, आओ उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं। तो बच्चे ये सब चीजें देखें, उनके अंदर भी ये चीज आती है कि ये एक अच्छी चीज है, किसी को अप्रिशिएट करना अच्छी चीज है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि अगर आपको अपने बच्चों की ग्रूमिंग करनी है तो एक चीज का ख्याल रखें, जो मैं अक्सर कहता हूं, जब भी आप अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहे हैं, वो बच्चों के सामने ना करें, खासकर माएं। होता यह है कि आप जिस एज में हैं वो उस एज में नहीं है। आप बहुत कुछ बोल देते हैं फोन पर, और आमतौर पे मैंने देखा है कि बहुत सारी बुराइयां ही, गॉसिप्स ही चल रही होती हैं, जिनको बच्चे सुन रहे होते हैं। उनको पता लग रहा होता है कि फलां रिश्ते में जो हमारे मामू हैं वो तो ये रेपो रखते हैं, उनको उनसे तो सारे लोग, और हम उनको मामू मामू कह रहे हैं। अब उस बच्चे के दिल में मामू की कोई इज्जत नहीं होगी। तो ये है कि हमें अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने शर से बच्चों को बचाना चाहिए। बहुत सारी चीजें टेलीफोन पर इस लेवल पर हो जाती हैं, कभी आप रिकॉर्डिंग करके खुद सुने, तो वो 1 घंटा जो है वो बच्चों के लिए वो जहर कातिल है। हाँ, अगर तो आपको इतनी कमांड है कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, और बहुत सारे ग्रेटिट्यूड मोड में आप मौजूद हैं फोन पे, और बच्चे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये भी रोल मॉडल बन के उनकी, इसको कह लें कि सबलिमिनली आप उनको ग्रूम कर रहे हैं बगैर मुंह से कुछ कहे। नसीहत की है, डायरेक्ट आप नसीहत नहीं कर रहे बच्चों को, आप खुद करके दिखा रहे हैं और वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल 90% अब ऐसा नहीं है। असल में अब आप चेक कर लीजिए। देखा जाए तो अब हम बच्चे बन गए हैं, और बच्चे बेचारे जो हैं वो अक्लमंद हो गए, क्योंकि जो मैं एटीट्यूड देख रही हूँ इर्द गिर्द के माहौल का, और जिस तरह का बिहेवियर्स लोगों के नजर आते हैं, कि जेलसी में बाज़-औक़ात बड़े-बड़े लोग ऐसी चीजें कर जाते हैं कि सोच के हैरत होती है कि यार, मतलब इतना इतना क्या हो गया? तो ये चीज ऐसी हुई कि हमारे यहाँ बेसिकली हम लोगों की कोई एज लिमिट नहीं रही। जेलसी के छोटे बच्चे होते एक दूसरे चीजों से, अगर आप जल रहे हैं वो अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि उसी टाइम अगर हम बच्चे को देख रहे हैं और जज कर रहे हैं,
कि किसी की चीज से जल रहा है या वो उससे खुश नहीं हो रहा या किसी की चीज को देख के उसको गुस्सा आ रहा है, तो हमें वहां करेक्ट करना है। वो स्टार्ट, मतलब समझ ले वो पॉइंट है कि जब वो स्टार्ट होती है जेलसी इंसान के अंदर, मेरे हिसाब से ये माँ बाप का हाथ, पेरेंट्स का किरदार है कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनको ही पता होता है कि हमारे बच्चे को किस चीज से क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसको किसी को पहनावा देख के इश्यू हुआ, उसने किसी के पास कोई चीज देखी तो उससे उसको तकलीफ हुई, तो इसको कंट्रोल करना ये तो हमारे हाथ में है। चले, ये तो एक जेलसी एक ऐसा टॉपिक लगता है, मुझे लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली आपने कहा हमारे नफ्स के अंदर है, तो नफ्स के अंदर है तो ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, हमारे साथ ही है, इसे हमने खुद कंट्रोल करना है। जिसे मैं नुमान आपको साहब आपका भी एक जी क्वेश्चन जी है, जैसे आप माशाल्लाह, आप भी मैं कहूंगी मल्टी टैलेंटेड है, आप काफी सारी चीजें लेके चल रहे हैं। आ, आप आपने अपने बचपन में बुक लिखी थी एक, जो आई थिंक आपकी अब आने वाली भी, और उस पे आपने अवार्ड्स भी आपको मिले थे उस बुक के ऊपर। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि एज अ चाइल्ड आपके बचपन में आपने क्या चीजें ऐसी महसूस की कि आपको वो चीज लगा कि आपके लिए लिखना बेहतर है? अच्छा, देखें ये बातें उस वक्त की हैं कि ये जाहिर है कि आपको, मेरे ख्याल में कि ये इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ तो ये है कि उन्होंने आपको अच्छी अच्छी फ्रीडम किताबें दिया। लाकर, आपको पढ़ने का शौक हुआ, आपको स्टोरी बुक्स दी, हर तरह का डाइजेस्ट या वो चीज आपके घर में आती थी। ठीक है, आप उसको देखकर कुछ ऐसे स्क्रॉल तो जरूर करते होंगे ना कुछ आपकी नजर से गुजरता था, अखबार रेगुलर बेशक। आता था। तो वो चीजें थी कि जो पेरेंट्स रेगुलर से करते थे, तो आप भी इसको पढ़ते थे, आपको भी अखबार पढ़ने की आदत हो गई। तो इस तमाम चीजें पढ़ने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि जब आप स्टोरीज या फैंसी वर्ल्ड में जाते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो आप अपने अपने इनर से कनेक्ट होते हैं। यही चीज जो मैं बात करना चाह रही तैयब की दुनिया में, ख्यालात की दुनिया से आपका कनेक्शन बनता है, तो और आपके अंदर भी मुख्तलिफ सिनेरियोस उतरने लगते हैं। उस वक्त आपके जहन में आता है कि हाँ, अगर मैं किसी को ये चीज सुनाऊं तो मेरे पास भी एक आइडिया है। वो आइडिया स्टोरी हूँ। के फॉर्म बिल्कुल। में आपने सुनाना शुरू कर दिया। सुनाने के बाद आपके अंदर लिखने का भी एलिमेंट आ गया, क्योंकि उस जमाने हम्म। में बात यह कि अब असल में बहुत बड़ी एक चीज आ रही है कि अब लिखने की प्रैक्टिस लोगों में नहीं है। खत्म होती अब जा तो रही है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, और व्हाट्सएप पे बात तो वैसे भी बस टाइपिंग की वो है। तो अब देखें आजकल के राइटर बहरहाल उनके अब तरीके हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि उस वक्त आपको, क्योंकि ये चीज आपने अडॉप्ट कर ली थी, आपने कुछ लिख लिया छोटी छोटी स्टोरी, तो वो फिर आपके जहन में आइडियाज उतरने लगे। फिर आइडियाज ये होता है कि जब आप किसी भी समझ लें तख्लीकी दुनिया से जब कनेक्ट होते हैं, ये कुदरत का निज़ाम है कि आप उसकी जिस एजेंसी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसे वो एजेंसी आपको इंस्पायर करना शुरू कर देगी। तो उससे मैं ये रिलेटेड आप कहूंगी, बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि अगर जैसे हम चाहें कि अपने आप को कंट्रोल करना, तो और हमारी जेलसी को कंट्रोल करना, तो हमें थोड़ा सा पढ़ने की तरफ भी आ जाना चाहिए, ताकि दिमाग जो खाली है वो इधर उधर लग रहा है, तो वो थोड़ा सा किताबें जो हैं वो आपको एक सुकून देती हैं, और आपको उसमें आपको बहुत सारी चीजें भी मिल जाती हैं। बट ये रुझान टोटली खत्म हो चुका है। अगर आप देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि अब बुक्स लवर आपको मिलेंगे इतने इतने, हाँ हैं, हमारे टाइम के होंगे, मतलब बच्चों में बहुत कम। जैसे जिनको आपने पेरेंट्स ने अगर सिखाया है तो सिखाया, वरना मुझे अब लगता है कि बुक्स लवर इतने रहे नहीं। असल में अब ये समझ लें कि आप अपने 12 घंटे की रूटीन निकालिए, 24 घंटे में से 12 घंटे हमारे जागकर गुजारे जाते हैं, और 12 घंटे आप समझ लें कि रात के हैं जो अंधेरे में सोकर गुजारे जाते हैं। ठीक है, हम्म। आप 12 घंटे की रूटीन जरा निकालिए, तो सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तो आपका स्कूल और ऑफिस होता है। ठीक है ना? तो 8 घंटे तो आपके 12 में से ये निकल गए, अब रह गए 4 घंटे। 4 घंटे जब आप घर आते हैं,
तो आप 1-1.5 घंटा घर वालों के साथ कुछ चीजों में आपका 1-2 घंटे वैसे निकल जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, तो अब रह गए 2 घंटे। अब इस 2 घंटे में रात के वक्त आप टीवी देख लेंगे, मूवी देख लेंगे, मोबाइल पे, या अपने कोई ऑफिस के कोई काम या स्कूल का होमवर्क, या खवातीन अपने ड्रामे। तो आप मुझे बताएं पढ़ने का मौका कहाँ मिला? 12 घंटे लेकिन तो एक। पता है अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ड्रामे हैं वो खुद नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मतलब अगर हम उनको देखें तो उसपे सिर्फ नेगेटिविटी होती है, या तो सास बहू का झगड़ा चल रहा होता है, या कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग्स कर रहा होता है। मतलब हम कुछ अच्छी चीज नहीं देख रहे हैं। अब जैसे एक ये बहुत अच्छी बात कही, जेलसी इज अ एडिक्शन, एनवी इज अ लाइफस्टाइल ऑफ दोस हु आर एडिक्टेड टू द जेलसी ड्रग। बिल्कुल ऐसा सही ही है। है कि लोग एडिक्टेड हो गए हैं गॉसिप करने के। अगर किसी के बारे में उनको मौका ना मिले बुराई करने का, तो ऐसे लगता है शायद आज का दिन खाली चला गया, कुछ हुआ नहीं आज, कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। अभी हमने शुरू में एक बात की थी, आपने भी अभी वो बात की कि लोग ड्रामे देखते हैं और नेगेटिव। मैंने अब कहा ना कि जब आप नेगेटिव पाथ को अडॉप्ट कर लेंगे, से कि आपने जेलसी को एज ए फैशन अडॉप्ट कर लिया, अब बिल्कुल। उसकी खुराक है, उसको खुराक चाहिए, वो डाइट आप उसको प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो उसकी नीड है ना, वो आपको अर्ज अंदर फील होगी। अगर आप जेलसी नहीं करेंगे, आपके अंदर ये एक अर्ज क्रिएट होगी, अनलेस अनटिल कि आप उसको सप्रेस बिल्कुल। कर दें किसी पॉजिटिव थॉट के साथ। हम्म। ठीक है, वरना एडिक्शन वाली बात जो जो कह रहे हैं वो इसलिए सही है कि वो आपकी अब नीड बन रही है। वही बात है कि हेरोइन का, एक सिगरेट का जो भी है इंजेक्शन है या जो भी है, अब आपको अगर इसको रियलाइज कर लें कि नहीं ये चीज सही, क्योंकि देखें ये तो आपने स्पिरिचुअली एक चीज नीड पूरी कर ली, आप भी जेलस हो गए, आपने 2-3 दफा दिन में जेलस हो गए, लेकिन आपको ये पता है कि ये आपको स्पिरिचुअली भी डैमेज कर रही है और फिजिकली भी डैमेज कर रही है। ये जेलिसी का एलिमेंट उस दिन में हम, आई थिंक हमने एक लास्ट, आपने एक इंट्रोडक्शन लास्ट एक मुझे एक कॉल पे लिया था, तो मैंने एक बात आपको शायद बताई थी कि ये जो स्पिरिचुअल डिजीजेस जितनी भी हैं ये कन्वर्ट होती हैं फिजिकल डिजीज। बिल्कुल। तो जेलसी इट इज स्पिरिचुअल डिजीज, ये आपके अंदर, आपके ऑरा के अंदर कंटेमिनेशन क्रिएट करती है, वहां पर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं ऑरा में। बिल्कुल। और वो डार्क स्पॉट अगर रेगुलरली कुछ अरसे तक वहां पर रिटेन रहे, तो डार्क स्पॉट एक्चुअल स्पॉट में फिजिकल जिस्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वो सुराख जो हैं, अब वो कुछ भी बन सकते हैं, वो नासूर भी बन सकता है, वो घाव भी बन सकता है, बीमारी भी बन सकती है, वो फिजिकल डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको, आपको इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए कि अगर मैंने एक चीज को रेगुलरली एज एन एडिक्टिव पर्सन अडॉप्ट कर लिया है, अल्टीमेटली वो फिजिकल डिजीज में कन्वर्ट होगा। अब वो कहां होगा, क्या बीमारी बनेगी, वी डोंट नो। वो स्किन हमें खुद डिजीज नहीं में कन्वर्ट हो अंदाजा। जाएगी, वो किसी आपकी कुछ भी हो जाएगा, वी डोंट नो। ठीक है ना। और हो सकता है कोई अंदरूनी बीमारी हो जाए और वो बाद में पता लगा कि वो उस मौके पे स्टेज पे पता चली जबकि आपको उसका इलाज भी नहीं हो सकता। तो अच्छा, वी एक डोंट नो। और भी इशू है, एक और भी इशू है जो अक्सर मैं देख रही होती हूँ। यहाँ पे डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग की भी फाइट चल रही है। अब अगर कोई डिजर्विंग है और उसको एक पोजीशन मिलती है, जो नॉन डिजर्विंग है उसकी जेलसी फैक्टर इतना हो जाता है कि वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। फिर आपने ये चाहे आप किसी भी सेक्टर में ले लें, आप ऑफिस, किसी ऑफिस में ले लें या किसी बिजनेस में ले लें, कोई भी, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं या वो आपके कुलीग्स हैं या वो आपके दोस्त हैं, तो वो एक इतनी ज्यादा, वो हम लोगों ने एक अपने अंदर एक एनवी डाल दिया है कि हमें दूसरे से हसद है। अब मुझे समझ आता है, सच बताऊं, मैं अक्सर सोचती थी, कुछ सूरत जो उतरी हैं जिसमें जो सूरह फलक के अंदर स्पेशली हासिद, मतलब जो उसके अंदर जिक्र है हासिदीन का, तो इसका अब मुझे अंदाजा होता है कि ये हासिदीन का जिक्र जो आया वो वाकई में 100% ऐसा ही है, कि ऐसा है, हम लोग बिला वजह की हसद का शिकार हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके लिए एक एक जगह सेलेक्ट की हुई है।
हर एक की एक अपनी जगह है, अपनी पोजीशन है, उसको मिलेगी, उसने वो यूज करना है, उसने चले जाना है। हम एक ट्रांजिट पे हैं, आज हैं कल नहीं है। ये हसद जो है, जो जेलसी, इसने टोटल ये जंगें और ये सब चीजें जो की हैं, ये इसने ही किया हुआ है। आपका क्या देखिए, कहना है? मैंने आपको जैसे कहा ना कि पावर सीकिंग, बुग़्ज़, कीना, इक़्तिदार का हसूल, ये जंग और जदल पे यही चीजें उकसाती हैं कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। ठीक है, ये जो लूट मार का भी जो एलिमेंट है वो भी कहीं कंपटीशन ही है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होगा, मैं उससे बड़ा, ज्यादा बड़ा बन के दिखाऊंगा। तो बात वही आ रही है कि शुरू में जो हमने बात की कि आप अपने आप को अगर इससे बचाना चाहते हैं तो ठीक है, रास्ते हैं। और दूसरा एक और भी सबसे बड़ी बात है कि आप जेलस इंसान को आराम से पहचान सकते हैं उसके चेहरे से। ये ज़हन में रखें कि दुनिया का अगर कोई शख्स जेलस है तो वो अपने चेहरे से जरूर पहचाना जाएगा, उसके चेहरे पे ग्लो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी उसके चीज चेहरे है। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। तो लोग तो अब जानबूझ के ग्लो लगा के घूमेंगे ताकि ग्लो नजर वो उसके ऊपर कितना भी मेकअप कर, मैंने कहा ना कि लेकिन उसमें से जो वाइब्स निकलेंगी वो वो आपको उसके पॉजिटिव पास नहीं होंगी। बैठने से रोकेंगी, आपको घबराहट होगी उसके बेशक। पास बैठ के। और वो जो शख्स है जो इमिट कर रहा है नेगेटिव वाइब्स, वो नेगेटिव लोगों में बहुत वेलकमिंग होगा, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा फिट इन होगा। नेगेटिव लोग उसको खुशी खुशी अपनी महफिल में कबूल करेंगे। तो हमेशा ये गैदरिंग से आपको पता लग जाएगा कि वो जो जिस रुझान का वो शख्स होगा उसी टाइप के लोग उसके दोस्त बनेंगे, और जो उस रुझान के नहीं होंगे वो या तो उससे किनारा कश हो जाएंगे और दूर से सलाम करके गुजर जाएंगे। तो अच्छे लोगों की गैदरिंग भी आपको आराम से पता लग जाती है और बुरे लोगों की गैदरिंग भी पता लग जाएगी। अब वो बुरों में बैठ के अपनी एडिक्शन को मजीद तकवीयत दे रहा है, ठीक है, तो वो करता रहे। वो तो बस एक उसमें फंस गया ना, वो तो एक ऐसी वादी में अब उतर चुका है जहां यही चीजें अब उसके आसपास है, अनलेस अनटिल के वो तहैया कर ले कि नहीं मुझे इससे निकलना है या बचना है। तो सोबत मैटर्स, सोबत बहुत बड़ी चीज है। अपनी सोबत को भी देखें कि हम किस तरह के लोगों में बैठते हैं, लेकिन बाज़ बार मजबूरी ऐसी होती है कि हमारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि हम हर दफा अच्छे लोगों में नहीं रह सकते, हमें नेगेटिव लोगों में भी बैठना पड़ता है और हमारे अंदर उसका असरात आते हैं, हमारी तबीयत में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर तो हम अच्छी सोबत के आदी हैं तो आप बुरी सोबत में जाकर देखिए, थोड़े दिनों में आपके अंदर अजीब सी बेचैनी और चिड़चिड़ापन आ जाए। अब या तो नहीं, आप और ये बिल्कुल है। उन जैसे, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमें अपने इवन हमें भी महसूस हो रहा होता है कि हमारे ऊपर एनवी है या लोग हमारे लिए नेगेटिव हैं, या सुनने को मिलता है कि आपके लिए चीजें नेगेटिव बोली जा रही है, तो आप भी अंदर से अपने आप बीमार करने लगते हैं, क्योंकि आपको आपके ऑरा को नेगेटिविटी मिल रही होती है और आपको लगता है। लेकिन इसके लिए हम क्या करें? आप ऐसा कुछ सजेशन बताएँ कि अगर हमें नेगेटिविटी मिल रही है, नेगेटिव वाइब्स हमारी तरफ आ रही हैं और हम उस नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या अच्छा तरीका है? देखिए, एक ज़हन में चीज़ रखिएगा, आप इसको आप कि अगर आपके अंदर इसका एक रेशो मैंने पहले भी शायद हम बात कर चुके हैं, अगर 80% अगर आप पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं और 20% आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो आपके अंदर की सलाहियत है कि आपकी 80% की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को डिफ्यूज कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी 50-50 हो जाए तो खतरा है। नेगेटिविटी किसी भी वक्त प्रिवेल कर लेगी, आपकी पॉजिटिविटी को खा सकती है।
ठीक है, वो नेगेटिविटी ऐसा ना हो कि वो 80 हो जाए और पॉजिटिविटी 20 हो जाए। तो अपने आप को एक तो इसमें आपने कैलकुलेटेड चलना होगा कि अगर आप समझते हैं कि मेरे अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आ गई हैं, अब किसी भी वजह से आ गई हैं, सोबत की वजह से आ गई हैं, तो आप कोशिश करें कि उन पर से जहन हटा लें। अगर आप उनको सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि माइंड पावर के अंदर एक ऐसी चीज जरूर है कि आप जब भी किसी चीज की तरफ जहन को फोकस करते हैं, उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, उस चीज से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आपके अंदर ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप जेलेसी को सोचेंगी, जेलेसी आपके अंदर उतरेगी। आप खुशी को सोचेंगी, आपके अंदर खुशी उतरेगी। पॉजिटिविटी को सोचेंगे, उतरेगी। लेकिन बात यह है कि हम दिन में कितनी दफा नेगेटिव चीजों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और कितनी दफा पॉजिटिव होते हैं, ये हमें अपना खुद चेक रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास जराए बहुत ज्यादा हो गए हैं नेगेटिव एवेन्यूज के, थ्रू मोबाइल, थ्रू टीवी, थ्रू मे बी थ्रू गैदरिंग्स। तो हमें कहीं कहीं हमें अपना खुद अपना गार्ड, अपने अलर्ट्स करने पड़ेंगे, एक बाउंड्री वॉल बनानी पड़ेगी अगर हमने बचना है इससे। और सबसे शॉर्टेस्ट वे ये है कि अगर आप कहते हैं कि इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, फर्स्ट एड, तो जैसे ये ख्याल आए आपने उसको जहन से निकाल देना, बस रिवर्स मोड में आपने उसको नो कर देना। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को एबिलिटी दी होती है कि वो जेलसी को भी कंट्रोल कर लेंगे, वो चीजों को भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि ऐसा भी होता है कि बाज लोग इतनी नेगेटिविटी में आ जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। बाज लोग इतनी नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि वो भी और नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम अपने आप से कैसे फाइट कर सकते हैं। या तो हम अंदर से बहुत वीक हैं कि या हमारा ऑरा इतना वीक है कि वो नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो उन्होंने हमें तोड़ दिया, क्योंकि हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इतनी नेगेटिविटी को सह सके। देखें, ये प्रैक्टिस की बात है। बात ये आ रही है कि अगर आपने, जैसे आपने इस वक्त जेलेसी की बात कर रहे हैं, अगर आप एक कोई विक्टिम है, एक विक्टिम है जो किसी की जेलेसी को भुगत रहा है, ठीक है, उसको आए दिन सुनने को मिल रहा है कि कोई उसके खिलाफ बोल रहा है। अब आप फर्ज करें कि वो, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं, आप उसकी बात को सच मान रही हैं और समझ रही हैं कि हाँ, आप इस बात से वो हो रही है डैमेज कि भाई मैं तो ऐसी हूं नहीं। बिल्कुल। वो क्या सोचता है, ठीक है। तो यही वो बात है कि आपने मुतमईन रहना अपनी उन चीजों से, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। दूसरा जो भी वाइब्स आपको भेजेगा, वो अगर आपने एब्जॉर्ब कर ली तो वो आपके अंदर क्रॉल करके अंदर इंसर्ट होगी और आपको डैमेज करेगी। अगर आपने उसको प्रोटेक्टेड मोड पे रखा तो वो आपसे टकराकर वापस उसी को डैमेज कर देगी। तो आप जी, तो ये आपने अपने अंदर ये चीज रखनी है। आपने उसकी किसी भी चीज को सुनने के बाद वहीं देन एंड देयर आपने स्क्रैप आउट कर देना। बेहतरीन। मुझे वही बात मुझे वही क्या होगा, चीज देखिए, ये मैं चैनल इतना जानती हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि आज जो ये चीजें हैं, और आपने जैसे अभी जो ये लास्ट मोमेंट में जो ये चीज बताई है, किसी ना किसी को तो जरूर फायदा होगा। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत जेलसी है, और सिर्फ एक दो नहीं, हजारों लोग इससे रोजाना फाइट कर रहे हैं, लाखों लोग इससे रोजाना फाइट कर रहे हैं। काम में भी, हर चीजों में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है। और जब से मैं फील्ड में आई हूँ, मैं आप सबको एक चीज बताऊं कि नोमान साहब आज शो का फर्स्ट जो एपिसोड है इनके साथ करने का रीजन भी एक था। एक तरह से मैं ये कहूंगी रूहानी, उसमें मैं इनको अपना मेंटोर मानती हूँ, और मैंने बहुत चीजें इनसे सीखी हैं। स्पेशली किस तरह से अपने आप को हील करना, जो वो चीज जो मैंने इनसे सीखी, जो आज अगर देखा जाए तो आप लोगों पे कहीं भी वो बातों में भी नजर आएगा कि
कोई भी चीज हमारे लिए नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज। इवन जैसे नुमान साहब ने कहा कि नेगेटिविटी का अगर हम उसको उतने ही पावर से वापस उनको भेजेंगे तो वो उनको डैमेज कर देगी, वो हमें कुछ नहीं करेगी। तो ये हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो नुमान साहब, मेरे ख्याल से आपसे बात करने में टाइम का पता नहीं चलता है और अभी भी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें रह गई हैं। ये तो हमारा एक टॉपिक था जो आज स्टार्ट था, कि हम स्टार्ट कर रहे थे कि जो आगे एपिसोड आते जाएंगे, तो मैं चाहती थी कि नुमान साहब इस पे बात करें, ताकि जब हमारे और गेस्ट आए तो उनके साथ क्या क्या जिंदगी में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हुई है वो हमसे उनसे सवाल करेंगे। लेकिन आज हमने सीखा है आपसे कि हम अपनी आप को कैसे बचा सकते हैं इस नेगेटिविटी से। और मैं चाहूंगी कि कोई एक एक्सरसाइज जरूर आप बता के जाएं कि जो अगर हम डेली बेसिस पे करें ताकि उससे हमें कुछ फायदा हो सके। देखें, आप फिर इसको एक काम करें कि इसको फिर एक नाम ना दें। जेलसी के अलावा आप ये कहें एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, एनी कोई भी काइंड आप, ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, बिल्कुल, कोई हमारा वो तो जेलसी आज का टॉपिक था, लेकिन वैसे तो बेसिकली नेगेटिविटी ही है। कोई ऐसी नेगेटिविटी जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है, ठीक, और बिल्कुल। नेगेटिविटी का काम ही यही है। आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी चीज को फोकस करेंगे तो वो आपके अंदर उतरने लग जाएगी। तो आपने फोकस नहीं करना, आपने जो आपने अपनी पॉजिटिव देखें, इसका एक कॉन्फिडेंस गेन करने का बहुत सिंपल तरीका है, एक्सरसाइज तो है लेकिन छोटी सी। अपने आप को मामूली ना समझें। कोई भी शख्स इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि दे आर एक्सक्लूसिव, सब डिफरेंट है, उन जैसा कोई नहीं है। हर एक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी अल्लाह ताला ने रखी है जो दूसरे के पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, उनके पास है। तो हर कोई डोमिनेट करता है एक दूसरे पे देखा जाए तो, लेकिन और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट वे में पोर्ट्रे किया हुआ। तो आपने ये करना है, एक छोटी सी एक चीज कर लीजिए कि अपने 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल तक की एज पे वो वाकयात जिनसे आपको खुशी मिली हो, मतलब 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल तक की एज पे वो वाकयात जिनसे आपको खुशी मिली हो, उनको जॉट डाउन कर लें। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिला हो, आपने कोई एग्जाम पास किया हो, आपको कोई पेरेंट्स ने कोई गुड़िया या कोई तोहफा लाकर दिया हो जो आपकी ख्वाहिश, छोटी सी कोई ख्वाहिश, आप कहीं घूमने गए हो, आपको ये मेमोरी में वही बातें मौजूद हो, आपने उनको जॉट डाउन करना है, सिर्फ खुशी की चीजों को। उसके बाद 15 से लेकर 25 साल तक की एज में जो कुछ आपको, वो वाकयात जिनसे आप खुश हुए, उनको सोच सोच के निकालें और लिख लें। और देन 25 से 35 इयर्स और 35 के लिए फिर ऑनवर्ड जो आपको वाकयात आप देखिएगा। उसके बाद अब आपने वो कॉलम खींचना और उसके ऑपोजिट, वही उसके ऑपोजिट लिखें। 5 साल के लिए लेकर 15 साल की उम्र पे वो वाकयात जिससे आपको दुख हुआ, कोई चीज आपकी छिन गई हो, वो गम जो आपको याद हो। फिर 15 साल से लेकर 25 साल पे वो वाकया, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ। फिर 25 साल से 35 साल की उम्र में प्रोफेशनल लाइफ, उनमें कोई वाकया, ठीक है। फिर मैरिड लाइफ, वट एवर, आप लिख लें। आप कंपेयर कीजिएगा, खुशी ज्यादा होगी, नेगेटिविटी थोड़ी सी होगी, ठीक है, आमतौर पे। उसके बाद आपने उस कॉलम को, उस नेगेटिव कॉलम को फाड़ के फेंक देना है और पॉजिटिव कॉलम को अपने पास रखना है। अब वो नेगेटिव के जितने वाकयात थे जो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, जिनको देखकर आप दूसरों को देखकर जेलस भी हो जाते थे, या आप लोग आपसे, आपने उस नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया और उसको डस्टबिन में फेंक के या जला दें। अब आपने दोबारा उनको याद नहीं करना, उन नेगेटिव वाकयात को याद नहीं करना। सिर्फ पॉजिटिव वाकयात अगर जो आपने लिख लिए हैं उनको डायरी में लिख लें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आपके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होगी, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही अब तक है।
और उसके बाद आपको फ्यूचर की अपनी लाइफ जो है वो सिक्योर लगेगी, क्योंकि इतनी पॉजिटिव चीजें कुदरत ने आपको दी हुई हैं बचपन से लेकर अब तक, तो आपको अपनी जिंदगी जो है वो इनसिक्योर नहीं लगेगी, सिक्योर लगेगी कि अब रिमेनिंग जो लाइफ रह गई है वो भी ऐसे ही गुजर जाएगी पॉजिटिविटी के साथ। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कुछ लोगों को शौक होता है मायूसी की जिंदगी में रहने का, डिप्रेशन में रहने का, हर वक्त वो नेगेटिव चीजों को याद कर करके नहीं भूलते, बचपन से लेकर अब तक की अभी तक याद है कि फलाने मेरे साथ ये किया था, फलाने ये किया था। ये लिख लें, आप नोट डाउन कर लें, अगर आपने उसको नहीं निकाला ये मरने के बाद भी हॉन्ट करेंगी। इसको ये चीजें बुग़्ज़ साथ कहते हैं, इसको बुग़्ज़ कहते हैं जो अंदर रह जाए। है, बहुत कुछ है। अपनी किसी नाकामी को गम के साथ चिपका लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। असल में ये बिल्कुल। नाकामी और ये जो गम को याद रखना, ये अल्लाह के साथ शिकायत है। या आप अल्लाह ताला के साथ शिकायत कर रहे हैं कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया। और जो हजारों चीजें जो अल्लाह ताला ने आपके साथ रखी हुई हैं अच्छी उनको हम चीज़ें भूलते हैं। वो बिल्कुल, उसे हम याद ही नहीं रखते। मैंने कहा ना, आप सुबह के 1 घंटे को आप काउंट डाउन कर लें आंख खुलने के बाद, तो आप उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। आंख खुलने के बाद आप चल रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, वो हजम हो रहा है, आपको 1 घंटे में आपने कुछ जो किया, आपका पूरा सिस्टम ऑपरेशनल है। अगर आपको मफलूज आंख खुलती, आप पैरालाइज्ड होते तो क्या होते। तो आपको पता चलेगा कि हर चीज में कुदरत की आप पॉजिटिविटी ज्यादा है, और हम चंद नेगेटिव वाकयात को याद करके जिंदगी भर का रोग बनाकर उसको इतना पोर्ट्रे कर देते हैं कि हम अल्लाह ताला से शिकायत कर बैठते हैं और नाशुक्रे बन जाते हैं। असल में वर्ड एक ज़हन में रखिएगा कि बाद जब हम दुआएं देते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे। ये लफ्ज रिस्क जो है ना, ये इसका मतलब खाना पीना नहीं है। ये तमाम वो वसाइल हैं जो रिस्क के जुमरे में आते हैं। इल्म भी रिस्क का पार्ट है जो आपको दिया। बेशक। सोचने समझने की सलाहियत भी रिस्क है। आप जो फहम आपको दी, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये भी रिस्क है। जो वसाइल आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज, और उनमें से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये भी रिस्क का पार्ट है। आपको सांस जो आ रहा है, ये भी रिस्क का पार्ट है। आपकी बॉडी फंक्शन सही हो रहा है, आप आंखों से कलर्स को एंजॉय कर रहे हैं, मनाजिर को देख रहे हैं, ये सब रिस्क में आते हैं। तो देखा जाए तो अल्लाह ताला तो रिस्क की बरसात 24 घंटे कर रहा है। अब उसमें हमें किस रिस्क की शिकायत है कि ये नहीं मिला, बाकी तो आप देखें कि वो बहुत कम होगी जो चीज नहीं मिली। 90% चीजें हमारी अपनी दस्तरस में हमें मिल चुकी हैं और मिल रही हैं, लेकिन हम बहुत छोटी चीजों की ख्वाहिश करके कि नहीं वो नहीं मिला। बाज़ इंसान कहता है कि जी गुर्बत एक लानत है, फाइनेंशियल क्राइसिस एक बड़ी, नो डाउट ये बात सही है, लेकिन उस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आप सांस भी ले रहे हैं, आप जी भी रहे हैं, आपको हंसी भी आ रही है, आपको रोना भी आ रहा है, आप औरों के साथ इन वक्त भी गुजार रहे हैं। तो अगर आपने आधी उम्र गुजार ली और आधी उम्र आपकी रह गई, तो आप अपनी आधी उम्र को रिव्यू कर लें। क्या आप एक रात भूखे सोए? सही बात है। तो अगर आप शायद एक रात भी भूखे ना सोए हो, तो फिर आगे की बाकी उम्र में भी इंशाल्लाह कोई ऐसा डर किस चीज का। लेकिन हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं नहीं मैं भूखा सोया, बिल्कुल वो उसकी तरबियत का पार्ट होगा। उसको उस दौर से गुजार के किसी और चीज के लिए मजबूत किया जा रहा होगा, इसलिए उसको भूखा सुलाया गया होगा। तो कुछ लोग स्पेशल असाइनमेंट्स पे भी चल रहे होते हैं, उनके लिए खास आजमाइश क्रिएट की जाती है, उससे गुजारा जाता है, तो उसको हंसी खुशी गुजारना चाहिए। बाकी बिल्कुल चीजें सही जब कह इस रहे हो। करेंगी तो सब चीजें आसान लगेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मतलब वो चीज़ हो गई कि हर चीज़ हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको खूबसूरती से हम देखेंगे, अगर हम चाहें तो उसको बहुत ही भयानक तरीके से हम ही उसको बनाएँगे। और जो चीज़ मुझे समझ आई कि पास्ट को मत देखो, और मैं यही करती हूँ कि पास्ट जो गुज़र गया है, उसे आपको कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, और फ्यूचर आपने देखा नहीं है क्योंकि वो अभी तक आपके पास आया नहीं है। तो जो प्रेज़ेंट है,
उसको अगर हम अच्छे से गुजार लेते हैं तो मेरे ख्याल से यही हमारा पास बनता है और इसी से हम एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट अपना देख लें। सुबह आपकी आंख खुली, आज का दिन गुजर गया, अब रात है, अब आप सो जाएंगे। देखा जाए तो आज का दिन कामयाब गुजर गया। अगर आज का दिन एक आप सवाल है, एक नुमान साहब, एक सवाल है, किसी ने लिखा है, नुमान बातें करने से पेट नहीं भरता। तो मुझे इनकी इस बात से थोड़ा सा एक चीज मैं कहूंगी कि पेट भरने के लिए तो हाथ पैर हिलाना पड़ता है, और अल्लाह ताला ने जितना रिस्क जिसके लिए लिखा है और उसको किस तरह से हासिल करना है वो हमने ही देखना है, हमने ही हाथ पैर हिलाने और हमने ही आगे बढ़ के देखना है कि वो रिस्क हमें कैसे मिलेगा। इसकी एक एग्जांपल छोटी सी ऐसे समझ लें कि फर्ज करें कि आपको पैदा किया गया, आपकी किस्मत लिखी गई, आपको अपनी आपके लिए एक चले अमाउंट लिख दी गई कि आपको अपनी जिंदगी में 20 करोड़ रुपए आपको आप पे खर्च किए जाएंगे पूरी जिंदगी। ठीक है, एक एग्जांपल है समझाने के लिए। ठीक है, अब वो 20 करोड़ जो पड़े हुए हैं वो आपकी एफर्ट्स के साथ साथ आपको रिलीज होंगे। ठीक है, जिस आप एफर्ट करते जाएंगे वो आपको डिसबर्स होते रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि कोशिश करना आपका काम है, देना अल्लाह का काम है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो रिस्क उतरेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि मिलती हैं, जरूर मिलती हैं, लेकिन वो भी आपकी किसी एफर्ट से आपको उस दोराहे पर लाया जाता है, आपसे वो काम होता है और फिर वो चीज आपको मिलती है। तो अपनी एफर्ट को कभी हाथ पे हाथ रख के आप नहीं बैठ सकते, ये एक्सक्यूज नहीं है। मूवमेंट के साथ आपको चीजें उतरेंगी। और एक और चीज भी है, मेरा मुझे लगता है बिलीव होना बहुत जरूरी है। हम एग्जैक्टली। अगर जब तक हमें खुद पे भी, इवन हमें खुद पे भी बिलीव अगर नहीं है और हमें लगता है कि ये चीज नहीं होगी तो वो नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को देखिए, बिलीव किसी भी, चाहे वो खुदा पे बिलीव, चाहे वो खुद पे बिलीव, या अपने काम पे बिलीव, या अपनी ताकत पे बिलीव, अगर वो हमें नहीं है तो हम फिर दूसरों पे सिर्फ ब्लेम ही करते रहेंगे। हमें हर इंसान गलत लगेगा, हमें हर चीज बुरी लगेगी, हमें वक्त भी बुरा लगेगा, और हमें हर चीज के बारे में हम कहेंगे ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। क्या कहते हैं आप? यकीनन देखें, यकीन की ताकत बहुत बड़ी है। आप बात वही है कि इन्होंने एक आप सवाल, इन्होंने बात की कि रिस्क सिर्फ मुस्लिम को मिलता है। यहाँ तो मुसलमान की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है इंसान की। मजहब बहुत बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है, जो मेरा भी बिलीव है। और दुनिया का अल्लाह ताला रिस्क सबको दे रहा है। अल्लाह ताला से जो मांगता है उसको रिस्क मिलता है, उसके लिए मजहब तो कहीं भी नहीं आता है। ना तो मेरे ख्याल से कोई हिंदू भूखा सो रहा है, ना कोई क्रिश्चियन भूखा सो रहा है, ना कोई यहूदी भूखा सो रहा है। वो रिस्क देने वाला है, वो सबको बेहिसाब देता है। तो इस चीज को बीच में लाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। नहीं, उसमें तो देखें, अभी तो बात सिर्फ इंसान की हो रही है कि इंसान, हाँ, यहाँ तो मजहब की बात ही नहीं हो रही है। बात तो है कि रिस्क को तो समुद्र के अंदर कीड़ों को पत्थरों के अंदर मिल रहा है। हाँ, तो उसको तो हमें तो खुद नहीं अभी पता, क्योंकि हम तो अपने रिस्क पे से नजर करके बैठे हैं। तो दुनिया में कहाँ कहाँ रिस्क हो रहा है। आपको कहते हैं ना कि जब परिंदे उड़ते हैं तो जब जमीन पे बैठते हैं तो कहा यह जाता है कि गंदम जितनी भी है जमीन पे, वो अनाज जो वो खाते हैं आकर बैठते हैं, वो कहाँ से आता है? वो तो सारा समेट लिया जाता है, किसान तो सारा समेट लेता है। वो असल में कहते हैं कि परिंदों का यकीन होता है कि जब वो उतरते हैं तो उनको यकीन होता है कि जब हम उतरेंगे तो रिस्क वहां पर मौजूद होगा। तो उनके यकीन की कुव्वत भी उनको वो दाना फराहम करती है। तो बात ये होती है, अगर आपको यकीन है कि आप अभी, आप मैंने कहा ना, आप सुबह से शाम तक का आप देख लें, रात हो रही है तो 11 बज रहे हैं, आज कहाँ कहाँ से रिस्क आकर खा लिया होगा हमें याद भी नहीं है। पता नहीं कैसे बेशक। मिला, अनप्लान्ड था नहीं, बिल्कुल, और अब चीजें मिल आप गई। यकीन करें, अक्सर लोग ये बात नहीं समझते। हम बात कर रहे हैं एक जनरल टॉपिक, यहाँ तो ना मजहब आया, ना हमने मजहब के लिए बात की,
और यहाँ पे अगर ये बोला जाए कि आप इस्लाम को डिफाइन करें या जस्टिफाई करें, तो यहाँ इस्लाम की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो इंसानियत की बात हो रही है सबसे पहले। और नेगेटिविटी और जेलसी मजहब देख के नहीं आती है, ये इंसानों के अंदर बिल्ट इन है। तो इसके अंदर मजहब तो कहीं आता ही नहीं है। देखिए, ये तो बिलीफ सिस्टम है कि अगर मेरा ये बिलीफ है कि मैं अगर अल्लाह ताला को मानूंगा तो फिर मुझे रिस्क मिलेगा। ये कहने की बात है कि अगर आप, लेकिन बात ये होती है कि अल्लाह ताला तो इस वक्त ये कह लें कि बगैर किसी उसके डिस्क्रिमिनेशन के सबको ही मिल रहा है। कहने को तो ये भी कहते हैं कि गैर मुस्लिम ज्यादा फ्लोरिश है, कहने वाले ये भी कह देते हैं। तो असल बात ये होती है कि दुनिया का कोई भी मजहब जो है, हर मजहब अच्छी बातें बताता है और दुनिया का हर मजहब गलत को गलत कहता है और अच्छे को अच्छा कहता है। चोरी हर मजहब में हराम है, कत्ल हर मजहब में गुनाह है। तो मजहब की जितनी भी बातें आपको मिलेंगी वो अच्छी ही मिलेंगी, ठीक है। हाँ, अब उसके अंदर बात ये होती है कि उसको समझने की बात है कि अल्लाह, देखे ना, अब हम यहाँ पर एक बात बताऊं कि हमने अभी बात सिर्फ रिस्क की हो रही है कि टोटल हम अपने इतनी पूरी गुफ्तगू में आपने देखे हम अपनी सर्वाइवल की बात करते आ रहे हैं। रिस्क, जिंदा कैसे बचे रहें, इनसिक्योरिटी कैसे खत्म करें। देखा जाए तो हम अपने आप को इसी पूरी गुफ्तगू में, अगर हमने 1 घंटा जो गुजारा है उसमें अपने आप को सिक्योर करने के तरीके ही सोच रहे हैं। बेशक, हम खुश रहें, हम सही रहें, हम रिलैक्स रहें। तो देखा जाए, अगर आप बाहर निकल के देखें तो हमें, अगर हम अपने आप से पूछें तो हमें तो प्रॉब्लम क्या है, बचपन से लेकर अब तक क्या हमने अपने आप को खुद संभाला था? क्या हम अपनी मर्जी से पैदा हुए? अल्लाह ताला ने कहां किन रास्तों से गुजार के हमें बड़ा भी कर दिया, गुजार भी दिया, पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, और अभी पता नहीं कितनी मनाजिल और हैं, फिर मरने के बाद की जो स्टेजेस हैं वो कितनी हैं। तो अल्लाह ताला तो हमें गुजार रहे, हम पता नहीं किस चीज के लिए एफर्ट कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं और क्या प्लान करना चाहते हैं कि मर्सिडीज तो मिल गई, रोल्स रॉयस क्यों नहीं मिली? तो यही हमें शिकायतें इसी तरह की रहती हैं। देखिए, एक चीज जो मैंने अभी महसूस की, एक अच्छे टॉपिक के दौरान नेगेटिव वाइब्स आई, नेगेटिविटी को मजहब के तौर पे लाया गया जहां मजहब का जिक्र भी नहीं था। तो यही है इंसान, आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, आप कुछ अच्छा करने लगते हैं, तो बहुत सारे मुखालिफिन आपके खड़े हो जाते हैं। मैं एक चीज पे बहुत शुक्रिया अदा करूंगी नोमान साहब आपका कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे भी कई दफा ऐसा हुआ कि नेगेटिविटी ने बहुत ज्यादा मेरे साथ, मैं खुद कहूंगी कि मैं बहुत ही, ऐसे लगता था कि मैं नेगेटिविटी के अंदर कहीं फंस रही हूँ, कि लोगों की नेगेटिविटी मुझे सांस नहीं लेने दे रही। मुझे फील होता था कि बस नेगेटिविटी है हर तरफ, तो मुझे क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे क्या अपना रास्ता बदल लेना चाहिए? पर नहीं, नोमान साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, जो आज आप लोगों ने भी देखा होगा। और आप इनका जो भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह चैट में शेयर करूंगी। प्लीज अपनी कोई भी इश्यूज है, ही इज सर्टिफाइड लाइफ कोच, आपको ये बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, और ये रेकी हीलर भी है। तो बहुत सारी चीजें जो है, मैं कहूंगी कि मल्टी टैलेंटेड इंसान, जो आपकी बहुत सारी चीजें, जो मैं कहती हूँ कि हर बीमारी जो है ना, आप बीमार नहीं है, कोई भी इंसान बीमार नहीं होता, वो बीमार खुद होता है। वो अपने अंदर नेगेटिविटी इतनी क्रिएट कर लेता है चीजों की कि वो बीमार होने लगता है। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव फील करते हैं, तो आप बीमार भी होंगे ना तो आप हील हो जाएंगे, आप एकदम से अच्छा फील करने लगेंगे। जो मैं कहूंगी कि मैंने इनसे सीखा, जो मैंने लास्ट टाइम भी, अगर ब्लैक डॉट की आपने हमारा देखा होगा, जो जिसमें इन्होंने हमें सिखाया था कि हाउ टू डिलीट आपका जो आपकी नेगेटिविटी है और नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कैसे डिलीट करना है। तो प्लीज वो सेशन भी हमारा जो है वो ऑनलाइन है, वो आप जरूर देखें, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी नोमान साहब।
एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको आप बैठे बैठे आराम से कर लिया करें, सब कर लें। कि वैसे तो ये बेहतर है कि आप फ्रेश एयर में कर लें, और अगर नहीं है तो कमरे में कर लें। आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है, ठीक है? नाक से सांस लेना है और विसल की तरह मुंह से निकाल देना, बस ये करना है 11 बार, ठीक है? नाक से सोचते हुए सोचने के पूरी कायनात में जितनी प्योरिटी है, पूरी कायनात में पॉजिटिविटी, एनर्जी, वो नाक से आपके नूर की फॉर्म में नाक में दाखिल हुई, और मुंह से आपके अंदर से जो निकल रहा है वो कंटेमिनेटेड, टॉक्सिक, नेगेटिव एनर्जी से टॉक्सिक आपके मुंह से निकल रहा है। ये सोचना है आपने, 11 बार करें, हकीकतन ऐसा ही पूरे कायनात में जहां प्योर एनर्जी होगी आपके दाखिल होगी, और नेगेटिविटी जितनी अब तक आप डिपॉजिट कर चुके हैं ये मुंह से निकल जाएगी। अगर आप इसको रोज कर लिया करें, और अगर कहते हैं कि सुबह कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बाहर निकल के सुबह 6 बजे का टाइम कितना अच्छा होता है, लेकिन फजर के बाद आप किसी वक्त ये रोज कर लें आप, ठीक है? रोकना नहीं है, नाक से लीजिए, ठीक, खींचा और मुंह से निकाल दिया विस्लिंग फॉर्म में, ऐसे कर। लेकिन सोचना है कि नेगेटिविटी आ रही है, तो आप देखने का थोड़े दिनों में आपको महसूस हो जाएगा, और ये बीमारियां भी निकाल रही है, ये चीज बीमारियां भी निकालती है। नेगेटिविटी तो चले निकल रही है, इससे बीमारियां भी ऑटो पे आपके साथ ये एक्सेल हो जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, डज रेकी आल्सो हेल्प इन गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन? बिल्कुल। देखिए, असल में मैं आपको लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि रेकी का फंक्शन ने कहा था कि रेकी बेसिकली एक एनर्जी है जो आप कॉस्मोस से कनेक्ट होकर दूसरे के अंदर वही मीडियम बन के दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो ट्रांसफर होती है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ये मैकेनिज्म बताया था कि ये बॉडी के अंदर नहीं होती, ये ऑरा में होती है। रेकी की एनर्जी ऑरा को हील करती है, और वो जो ऑरा आपके ऊपर 9 एक इंसान है रोशनियों का, तो वो उस तमाम बीमारियां उस ऑरा में क्रिएट होती हैं, और वो ऑरा जो है, अगर उसका रोशनी का बहाव उस ऑरा के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, और वो बीमारी की फॉर्म में फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। रेकी से आप ऑरा के चैनल्स को थ्रू कर देते हैं, चैनल ओपन कर देते हैं, और उसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी फ्लो प्रॉपर होने लगता है ऑरा के अंदर। जैसे ही प्रॉपर होगा वो बॉडी को ट्रांसमिट कर देगा प्रॉपर फ्लो, तो बीमारियां हील हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक तरह से ये मेडिटेशन ही है रेकी, अगर आप देखा जाए कि हम अपनी रूह के साथ कनेक्ट होते हैं। हाँ, और ये फिजिकल एनर्जी, और ये एक्चुअल देखें, पूरी कायनात में जो हुक्मरानी है वो नूर की है, रोशनी की है, तो ये रोशनी है। ये समझ लें कि ये पॉजिटिव रोशनी पूरी कायनात में इस वक्त फैली हुई है, जो आपके हाथों से रेकी के जरिए और लोगों में ट्रांसमिट हो रही है। वो आपको भी हील कर रही है, और आपके सामने जो भी है ऑब्जेक्ट है उसको भी हील कर रही है। तो ये एक हीलिंग एनर्जी है। मेरे ख्याल में अगर हम सब इंडिविजुअल्स आंखें बंद करके यही सोच लें कि हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी अर्थ हो रही है, जमीन उसको जज्ब करके खींच रही है, तो ऐसा हो जाएगा। हो सकता है आपको रेकी किसी को खुद ही कर लें, अपने थेरेपिस्ट खुद बन जाएं। ये तो आप अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हर वीक में सिर्फ आपको बुला लो और कुछ ना कुछ हम सीखें। आज आपने जैसे अब ये 2 चीजें जो है देखा जाए तो ये बहुत हमारे लिए पावरफुल है कि अगर हम डेली बेसिस पे अपने अंदर एक एनर्जी ले रहे हैं और अपना टॉक्सिक निकाल रहे हैं, तो कितना हील हो रहे हैं हम अंदर से। मतलब हम अपने अंदर से गंदगी बाहर निकाल दी, और हमने अपने आप को एक नूरानियत हमने अपने अंदर ले ली, जो नूर कह लें जिसको, कि वो हमारे अंदर जा रहा है क्लीनिंग करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा। और साथ में आपने जैसे रेकी का बोला कि रेकी जो है कि अगर हम फील करते हैं कि हम जस्ट मेडिटेशन में जाएं और फील करें कि हमारे अंदर से सब चीजें जो गंदगी है, नेगेटिविटी है, वो जमीन के अंदर जज्ब हो रही है, तो हम उसके बाद भी शायद हल्का फील करेंगे।
बिल्कुल फील करेंगे। आपको इससे भी शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि अभी आप मेज पर बैठी हुई हैं, ठीक है, आपके आगे टेबल है, आपके दोनों हाथ टेबल पे रखे हुए हैं। आप 1 सेकंड के लिए अपनी आपके हाथों की जो जितनी एनर्जी है वो अगर टेबल एब्जॉर्ब कर ले, नेगेटिविटी खींच सकता है, टेबल के अंदर भी ये सलाहियत है, वो आपको खींच सकता है, वो जज कर देगा नेगेटिविटी को, बशर्ते कि आप इसको ये ट्रांसमिट कर दें, ऑर्डर दे दें कि वो करें। तो हर चीज आपको हर वक्त प्योर कर सकती है, बशर्ते कि हम खुद करना चाहें। हम कैरियर जरूर बने हुए लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, लेकिन हमने हम अपना कोई निकाल इंतजाम नहीं नहीं रहे। किया हुआ कि हम भी हाँ, जी। उसको कहीं फेंके तो निकालें तो वो निकल नहीं रही है, वो जमा हो रही है अंदर। और देखें कोई भी चीज जो है ना दुनिया में, कोई भी चीज है, वो सब एनर्जी खारिज करते हैं, उनमें से रेडिएशन निकलती है। आप अपने कमरे को जितना फर्नीचर से भरेंगे, घर को जितना भरेंगे, वो भारी एनर्जी आपके अंदर उतरेगी, क्योंकि हर चीज अच्छा, एनर्जी एक खारिज क्वेश्चन, कर रही एक है। और क्वेश्चन, कैन रेकी हील इन envious people, jealous people? सॉरी, Can Reiki heal envious people? आप फिजिकल से लेकर स्पिरिचुअल से लेकर हर बीमारी को रेकी के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मतलब इसका क्या फॉर्मूला, हम दूसरों को भी हील कर सकते आप रिमोटली भी कर सकते हैं, आप यहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है, आपको डायवर्जन करनी, क्योंकि ये लाइट है, रेकी इज ए लाइट, और लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, वो फैलती है। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह नूर समावाते वल अर्ज़, तो अल्लाह खुद जमीन आसमान का जब नूर है, तो वो नूर का एक परत है प्योरिटी से लेस, कि जब वो जिस वक्त तरफ भी आप उसको डाइवर्ट करते हैं, वो अपने उसके अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं उस नूर के, वो उस फॉर्म में आता है। आप रिमोट हीलिंग से लेकर फिजिकल सामने बैठ के भी, रिमोटली भी, आप तसव्वुर के साथ भी ये चीजें कर सकते हैं। वो कायनात क्योंकि रोशनी है, तो और हमारे जो ख्यालात हैं वो भी रोशनी का एक पार्ट है, उस रोशनी से आप रोशनी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम और अपनी पॉजिटिविटी भी हम अपनी पॉजिटिविटी भी भेज सकते हैं, जैसे हम नेगेटिविटी भेज रहे होते हैं तो हम पॉजिटिविटी भी भेज सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि जब वो लाइट है, जब एक चीज, एक नूर है, लाइट है, तो उसकी रफ्तार तो आपको पता है, लाइट की रफ्तार कहते हैं कि 1,86,000 मील है, कहते तो हैं, जबकि वो ख्याल के साथ उसी वक्त सेकंडों में कहां से, तो आप जिसको भी हील करेंगे उसका जरूरी नहीं होता कि आप वो आपके सामने बैठा हुआ हो, वो दुनिया कायनात में किसी भी जगह मौजूद हो, उसको सिग्नल्स चले जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है, कैन रेकी आइडेंटिफाई, अच्छा क्या ऐसा होता है कि हम इन चीजों के थ्रू, क्या चीजों को देखें, एक तो आप हीलिंग के उससे बोल रहे हैं, जी क्या जी। हम इनको एज अ यूज कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई पीपल और चेक करने के लिए कि रेकी के थ्रू के ये किसी के बारे में, क्या ये ऐसा होता है? नहीं, वो तो मैंने आपको कहा ना कि देखें, वो फेस रीडिंग भी एक 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 समझ लें कि एक ब्रांच है स्पिरिचुअलिटी की, और उससे ज्यादा आसान ये मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी वो वाइब्स की बताई थी, जी। कि देखें, आप ये कहें कि मैं लोगों के राज जान लूं, उनको दिलों के राज जान लूं, ये पर्दा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, लेकिन एक बेशक। बात है कि कुछ पर्दे हम खुद फाश कर देते हैं। हम अपनी हरकतों से, अपनी पर्सनैलिटी से हमारी ऑब्वियस हो जाती है कि हम क्या हैं, तो हमारे चेहरे पे बिल्कुल। आ जाए, तो कोई भी जरा सा सेंस रखेगा, उसको रेकी की जरूरत वो नहीं है, वो पता। वैसे ही नजर आ जाएगा। कहते हैं ना अच्छा, बात अभी चीजें, कहते हैं ना आई कि थिंक बात अभी ना चीजें, अभी अभी आपके पास रेकी लवर आ गए हैं। एक और क्वेश्चन है, डू यू मीन रेकी कैन डन बाय डिस्टेंस टू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने आपको वही लाइट की मिसाल दी ना, तो दुनिया में आप कहीं भी हैं, आप उस अप्रोच कर लेते हैं। असल में आपको वो जो दूसरी मिसाल को आपने बात कट गई, मैंने आपको कहा था कि ये जो इस तरह के लोग हैं, टॉक्सिक लोग,
ये समझाए नहीं जा सकते, ये दिखाए जा सकते हैं बस। तो इनकी वाइब बता देती हैं, इनका वजूद बता देते हैं। ये खुद बता देते हैं अपनी जी, खुद हरकतों से, मेरे ख्याल से कि ये खुद बता एग्जैक्टली। देते हैं कि हम क्या हैं। तो चलें, माशाल्लाह हम इस टाइम 1 आवर 22 मिनट्स का सेशन कर चुके हैं और अभी भी बहुत सारी बातें हैं। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हम दोबारा इस चीज़ को एक दफ़ा रखेंगे। ये एक और क्वेश्चन है, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या, ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, यूनिवर्स इज लिसनिंग एवरी सिंगल वर्ड, सो बी वाइज व्हेन यू टॉक, चूज द गोल्डन वर्ड्स। ग्रेट, नाइस अहमद। तो ऐसा ही अच्छा, है कि वाकई में कि जी वो जो वो क्वेश्चन, वो बीच में बात कट गई थी, वो मुझे अभी आपके बाद में वो जरा स्लो आ रही जी है। जी। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की जो बात की थी ना, कि वो जो टॉक्सिक किस्म के लोगों को भी रेकी हील करती है, हम्म। बिल्कुल उससे फर्क पड़ता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आप उनको रिमोट हीलिंग देकर करते हैं, या आप हम्म। उनकी टॉक्सिक जो जितने भी उसको डिटॉक्स करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनको सेशन रेकी के देते हैं। और ओके। मेरे ख्याल में अच्छा खासा, जैसे टॉक्सिक सिर्फ जेलस लोग ही इसे हील नहीं होंगे, इससे कुछ अखलाकी तौर पे जो कमजोर लोग होते हैं उनमें भी ये एक स्ट्रेंथ आती है, अच्छा, वेरी गुड। उनमें भी पॉजिटिव वे अडॉप्ट करने की, क्योंकि वाइब्स जब वो रेकी की आती हैं तो वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को जब डिलीट करेंगी, वही बात है, डिलीट करेंगी, डिफ्यूज करेंगी, तो फौरन पॉजिटिविटी उस शख्स में उतरने लग जाएगी, क्योंकि जगह खाली हो गई ना, जगह खाली हो गई बिल्कुल। तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। और पॉजिटिव एनर्जी के जितने एट्रीब्यूट्स हैं, इट्स वैसे तो बेशुमार है, लेकिन उसमें जितनी अच्छी आदत हैं जो होनी चाहिए एक शख्स में, वो उतरनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ग्रेट। तो बेसिकली इसके उसमें है मल्टी बेनिफिट्स हैं। रेकी से आप काफी चीजें कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब तो एक वर्ड है ना कि हील, ये डजंट मीन कि बीमारियां हैं, इखलाकी हीलिंग भी तो होती है, रूहानी हीलिंग भी होती है। हनी हीलिंग भी होती है। बिल्कुल। तो बेसिकली जब किसी हम हमारी बीमारी जो है वो बेसिकली बीमारी से ज़्यादा जो हमारे अंदर कहेंगे कि टॉक्सिक जो वाइब्स हैं या टॉक्सिक जो नेगेटिविटी भरी हुई है, अगर हमें उसको हील करना आ जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएँगे। हम सुकून में आ जाएँगे हमें। और मेन चीज़ जो नोमान साहब मुझे समझ में आती है, अगर हम ये समझ लें कि वी आर ऑन ट्रांजिट, हम सिर्फ कुछ अरसे के लिए यहाँ पर हैं और ये सफ़र ख़त्म हो जाना है बहुत जल्द, तो हम शायद हर चीज़ से बच जाएँ। हर उस बुराई से, हर उस बात से जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, या हम सोच रहे होते हैं उसका वो आगे कैसे निकल गया और उसको कैसे पीछे गिराना है और उसकी टाँग कैसे खींचनी है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, कल किसी ने नहीं देखा। देखें, आपको एक बहुत आसान है लाइफ को अगर आसान करना। एक एवरेज लाइफ हमारी कितनी है आजकल? 60 इयर्स है। 68, 60। एवरेज लाइफ कह लें, आधी हमने गुजार ली, ठीक है, कितने रह गए? 30 इयर्स। 30 इयर्स में से आधे हम सोकर गुजारेंगे, आधे जाकर गुजारेंगे, कितने रह गए? 15 साल। तो 15 साल हंसी खुशी गुजार लें, इतने अरसा वो गुजार लिया तो गुजर ही जाएंगे। वही चीज़ कि अगर हम सब मिलकर हँसी-खुशी रह सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है एक-दूसरे के बारे में सोचकर अपनी नींदें भी हराम करना, दूसरे को भी नेगेटिव वाइब्स भेजना। तो सुकून के साथ सब अगर रहें तो मेरे ख़्याल से इतना ज़्यादा जो आजकल जो एनवायरनमेंट में टॉक्सिक हो गया है, वो नहीं रहे, अगर ये सब इसी तरह से सोचने लगे। बेसिकली दरवेश टॉक का रीज़न ही यही है कि मैं चाहती हूँ कि आज आपको बुलाने का रीज़न था कि आपसे तो हमने सीखना था, लेकिन अब जो नेक्स्ट एपिसोड होंगे, उनमें हम उन सबको बुलाएँगे जिन्होंने नेगेटिविटी फेस की है और उसके बाद भी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि नेगेटिविटी झेलने के बाद भी आप खड़े हुए हैं डट के कि हम तो करके रहेंगे। हमें तो कोई नहीं हरा सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने कहा ना कि ये तो
सर्वाइवल उसमें उसमें आ जाते हैं, बिल्कुल उनसे कि उन तमाम फियर फैक्टर से वो लोग गुजरे हैं, तो उनको जरूर बिल्कुल आना चाहिए और शेयर करनी चाहिए चीज। बिल्कुल। फातिमा इकबाल लिखती हैं, इट वाज एन इंटरेस्टिंग सेशन, मच मोर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। बिल्कुल हम यही चाहते थे फातिमा कि ये सब जो है ये कवर हो जाए। तो हमने कोशिश की, और खास पे नुमान साहब का मैं कहूंगी, जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग बाद में सुनेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटा दें और कोई अच्छा काउंसलर चाहिए आपको, या कोई अच्छा हीलर चाहिए, तो सीरियसली नुमान साहब से अच्छा कोई नहीं है। वो आपको इतने प्यार से समझाएंगे और इतने अच्छे तरीके से वो आपकी नेगेटिविटी को कहीं निकाल के फेंक देंगे कि आप दोबारा से उसी एनर्जी के साथ खड़े हो जाएंगे। और उसकी मिसाल मैं सबसे बड़ी हूँ कि मुझे जब भी कभी ऐसा फील होता है कि नेगेटिविटी का ऑरा जो है वो मुझे कैद कर रहा है, तो नुमान साहब उसको निकाल देते हैं बहुत आराम से। यही बात है कि मेरी जो अपनी एक ख्वाहिश है वो ये है कि हर दफा नुमान साहब की जरूरत ना पड़े। बेशक। हर दफा आपका जो इनर सेल्फ है वो इतना इक्विप्ड होगा कि वो आप खुद ही उससे वो करेंगे। आपको तो बात ही होती है कि हर चीज हमारे पास मौजूद है, हम खुद ही अपने थेरेपिस्ट हैं, लेकिन हमें आदत होती है दूसरों के पास जाने की, दूसरों के साथ रोना धोना और उनके साथ दिल हल्का। ये इंसान की नेचर है, ऐसी बात बिल्कुल सही है, ये नेचुरल है। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ताला ने कोई भी इंसान खाली नहीं रखा हुआ, बेशक। सबके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। आप उसको जब अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे, उन रूल्स को समझ लेंगे। असल में बात ये होती है कि हम क्यों इनसिक्योर्ड हैं, क्योंकि हम नावाकिफ हैं, हमारे पास नॉलेज शायद वो नहीं है। हमने सिर्फ ये समझ लिया कि इंसान का काम सिर्फ पैदा होना, खाना पीना और मरना है, बस हम सिर्फ ये समझते हैं ना। ये काम जानवर भी कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि हमें कम से कम अपने आप को कुछ तो एक इस लेवल पे लेकर आए कि हम डिफरेंस क्रिएट करें, क्योंकि आप मखलूक अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जानवरों से भी बदतर हमारी हालत है। और जानवर हकीकत आजकल हमसे, आजकल क्या, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। मैं श्रीलंका गई, तो मैंने वहाँ एलिफेंट ऑर्फनेज उन्होंने बनाया है, जहाँ पे मैंने इंसानों से ज्यादा बिहेव करते हुए उन एलिफेंट्स को देखा कि वो अपना जो फीड था, जो एक मिल्क उनको दिया जाता था और उसके साथ जो भी उनको फीड मिल रहा था, तो वो लाइन में सब लोग खड़े हुए, वो मतलब खड़े, वो लोग क्या, वो एलिफेंट सब लाइन में, इवन बड़ा एलिफेंट से लेके बेबी एलिफेंट तक सब क्यू में खड़े हुए हैं, अपना हिस्सा लिया, आराम से चले गए। कोई फाइट नहीं, कोई धक्का नहीं दे रहा है एक दूसरे को। जब मैं इंसानों को देखती हूँ, और खास तौर पे एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि मेरी बच्चों का जब कोई इवेंट होता था स्कूल में, मतलब वो स्कूल जिसे कहेंगे कि बहुत ही जो यहाँ के टॉप वेल नोन स्कूल्स हैं, जहाँ पे एजुकेशन सिखाई जा रही है, वहां पे जब माएँ और धक्के दे रही होती हैं और मर्द हजरात एक दूसरे को धक्के दे के आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इंसान तो बदतर होता जा रहा है जानवर से। हम तो ये कह भी नहीं, मैं तो कहूंगी कि हम किसी को जानवर की मिसाल भी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे ख्याल से जानवर ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करता है। मैंने कहा ना कि आपको शुरू में कि हमारे अंदर जो एक आंसर है वो एनिमल इंस्टिंक्ट भी मौजूद है। ठीक है ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो है ही, लेकिन एनिमल इंस्टिंक्ट भी है। ठीक है, ये है, लेकिन हमारी तवज्जो ज्यादातर एनिमल इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करने में लगी हुई है, जबकि ये बिल्कुल इंस्टिंक्ट ऐसा ही है। दबनी है। ये मौजूद जरूर है और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि बिहेव ट्रिगर हो जाती है, लेकिन आप हमने ह्यूमन इंस्टिंक्ट को तकवीत देनी है, उसको ट्रिगर रखना है। तो वही बात है कि क्योंकि वो हमारे अंदर मौजूद है, तो बाद में हम जानवरों से भी इंस्पायर हो जाते हैं, उन जैसी हरकतें करने लगते हैं, इस वजह से कि वो उसके साथ सामने वो मैच हो जाती है उसकी और हमारी। लेकिन वो बहरहाल बस वही है। हमें उससे ज्यादा हमारा जो मुकाम है, हमें अपने मुकाम को पहचानना चाहिए। इसलिए कहा कि यही वजह है कि हमारे अंदर बेसुकूनी की मेन वजह यह है कि हम अपने मकसद से हट चुके हैं।
हमने अपना मकसद खाना पीना, सोना जागना, कमाना और बिल्कुल मोबाइल के साथ वक्त गुजार के बस, और कुछ अरसे बाद मर जाना, बस ये हमारा मकसद नजर आता है। ठीक है, और जो भी जराए हमें मीन्स मिल जाए कमाने के, अर्न करने के, अपने आप को रिच से रिच करने के, बस इसके अलावा हमारे कोई मकसद है ही नहीं। तो इसी वजह से हम हमारा लोग अब हमें इब्ने बतूता बनने का शौक नहीं रहा, ना हम वो चीजें करते हैं, ना उस तरह से हम कर रहे हैं कुछ के जो चीजें पहले हुआ करती थी कि काम धंधे के साथ साथ कुछ इंसान की अपनी अपनी जात के लिए भी कुछ होता था, अपनी हॉबीज होती थी जो उनको भी पूरा किया जाता था। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई इस तरह से इन चीजों को भी लेके चल रहा होता है। देखिए, असल में वही बात है कि रूह के जो तकाजे हैं ना, जो अल्लाह ताला को भी मतलूब हैं, हम कहते तो ये हैं कि मैंने यही कहा ना कि हम अक्सर हमारे पास लोगों के बहुत सारा जो मिलता है कि वो डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ, बेशक। क्या मैंने यही काम करने थे, ऐसे लोगों के सवाल हैं। और वो बात तो सही है। बात तो ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद पहचान लें तो फिर तो बात बनती है। और अगर पहचाने बगैर हम मर जाते हैं तो फिर तो एक बहुत ही एवरेज और ऑर्डिनरी हमारी वो लाइफ रही, बिल्कुल उसमें फर्क क्या हुआ। तो वही बात है कि हमें जानवरों से तो कम से कम हमने अपने आप को डिफरेंशिएट रखना ही है ना, कि जानवरों के पास शऊर वो नहीं है जो हमारे पास है। हम तो लाशऊर और शऊर दोनों रखते हैं। सिर्फ शऊर से ही काम लेना हमारी जिंदगी नहीं है, हमें लाशऊर को भी एक्टिव करना पड़ेगा। हमें वो रूहानी लेंस ऑन करना पड़ेगा जो पैरेलल वर्ल्ड में भी साथ साथ अपने आप को लेकर चले। हम फिजिकल वर्ल्ड में तो जी रहे हैं, पैरेलल वर्ल्ड में भी जीना पड़ेगा। और ये पैरेलल वर्ल्ड तब नजर आएगी जब हमारी ये एक्चुअल आंख बंद होगी और वो स्पिरिचुअल आंख खुलेगी। और वो आंख आमतौर पर मरने के बाद। नहीं, हमें अभी जिंदगी में ही खोल के देख लेनी चाहिए कि क्या पैरेलल लाइफ है। तो मेरे ख्याल से नुमान साहब अब तो थोड़ा सा पेंडेमिक का वो सिचुएशन थोड़ी कम हो गई है और आपके वो लाइव सेशन अब होने चाहिए जो इसमें बंद हो गए थे। तो आई थिंक लोगों को भी जरूरत है, चाहे बेशक अभी 10 लोगों से स्टार्ट हो, लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि हमें एक स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, हम सबको इस चीज की जरूरत है। देखिए, अपनी तरफ से तो कोशिश है। अभी आपके एक यही था कि जाहिर है कि इंसान एक डिस्कनेक्शन पूरा हो गया पूरी तमाम लोगों से। तो अभी जो ब्लैक डॉट के कुछ सेशन जो हुए थे, जो कभी हुए थे पास्ट में, उनको मैंने कंपाइल करके यूट्यूब पे अपलोड 1 हफ्ते में हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर दूंगी। जी, तो वो उसकी एपिसोड्स हैं मौजूद। जाहिर है कि वो अभी उस मकसद के लिए नहीं बनाए गए थे यूट्यूब के लिए, इसीलिए वो जैसे भी हैं अभी तो उसका सीजन 1 मैं अपलोड कर दूंगा। सीजन 2 के लिए फिर इंशाल्लाह कहीं बल्कि हमारे पास बैठ के दोबारा कर लेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह इसको करना जरूरी हो गया, क्योंकि मैंने एक चीज नोट की कि हो सकता है बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हुए, बट कुछ जो कनेक्ट हुए वो वही थे जो जिनकी रूह कनेक्टेड है, जिनको भी इस तरह से मतलब उस चीज को समझ में आ रहा है उन्हें, और उन्हें भी कहीं ना कहीं जरूरत है हीलिंग की। क्योंकि जो पाक रूह होती हैं, जो रूहें मतलब क्या कहेंगे कि जिनको तकलीफ मिलती है, तो उनको जरूरत पड़ती है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता। जहाँ पे मेरे पास तो चले आपसे, मैं आपको जानती थी, मैं आपके पास आ गई। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए भी जरूरत है कि हम उनको आपके साथ कनेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह आपके कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे फेसबुक की शेयर कर दूंगी, तो जो बाकी लोग आपसे कनेक्ट भी कर लेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो आपके यूट्यूब पे स्पेशली हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन था ब्लैक डॉट का, वो भी बहुत मजे का है। उसे भी मैं दोबारा सबके साथ यहाँ इस पे लिंक शेयर कर दूंगी। उसके अंदर जो इंट्रो था, अब उसकी प्रैक्टिकल आप वो डेमोन्स्ट्रेशन एपिसोड वाइज उसमें देख लेंगे यूट्यूब पे। वेरी गुड, ये तो बहुत जबरदस्त। 50 एपिसोड मिलेंगी वहां पर। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वो भी मतलब जाहिर है इसका कि वो मतलब छोटी है, छोटी। लेकिन वो अच्छा है कि थोड़ा चले, जैसे आज 2-3 चीजें आपने सिखाई,
आई थिंक अगर हम उसे प्रैक्टिस करते हैं और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, मुझे पता है कि वो फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें जो मैं भी कर रही हूँ तो उसमें काफी फर्क पड़ रहा है और मुझे अपने आप को फील हो रहा है। सवाल आया है कि आपकी फीस है पर सेशन वाइज आपकी फीस क्या है? ये जब सेशन स्टार्ट होंगे तो ये तो उस टाइम होगा, अभी तो अभी तक सेशन स्टार्ट नहीं हुए, हमें अनाउंस नहीं किया है, तो जब सेशन अनाउंस होगा तो उसके साथ फीस भी अनाउंस हो जाएगी। मैं सही कह रही हूँ ना नमान साहब? असल में ये चीजें बाहर चले, लोगों को बात ही होती है कि असल मकसद ये होता है कि अगर उस चीज से फायदा हो गया तो सब ठीक है, अगर आप लाखों भी खर्च दें और फायदा ना हो, फायदा नहीं। असल में ये आजकल बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चन से उनका आप समझ आ गया। असल में बहुत सारे ऐसे सेशन आजकल मौजूद हैं हमारे YouTube पर, बिल्कुल और उसमें नो डाउट मार्केटिंग एलिमेंट है, लोगों की इस्लाह नहीं है, उसमें मार्केटिंग और अर्निंग मार्केटिंग है। एलिमेंट है। इस वजह से उन सेशंस में आई थिंक ठीक है, लोगों को देखें, बात ये होती है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने कई तजर्बे किए हैं अपनी भी लाइफ में, और मैंने अपने ऊपर भी किए हैं। बाज दफा इंसान को ना खरीद के चीज लेकर खुशी होती है, और वो चीज अगर आपको मुफ्त में मिल जाती है तो आपको वो कदर नहीं आती। बेशक ऐसा ही है। ठीक है, जो जो चीज मैंने खुद खरीदी उसको मैंने कवर चढ़ाकर और किस तरह रखा हुआ है वो मुझे पता है, और जो वैसे ही आ गई वो नो डाउट वो बस ऐसे ही पड़ी हुई है और वो इधर उधर हो रही हो। ठीक है, ये तो हमने बात चीजें कॉन्सेप्ट हैं। बना लिया है, हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जितनी चीज महंगी है वो उतनी अच्छी है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन बाज दफा ये होता है कि असल में कुछ चीजें अगर आप एक मैं ये इंसान की वो उसकी बात कर रहा हूं कि जो चीज आप रोकते हैं ना, कोई चीज फर्ज करें कि आपसे खर्च हो गई, आपने कोई चीज बेच के कोई चीज खरीद ली, आपको जिंदगी भर उसका अफसोस रहेगा कि देखो हालात ऐसे हो गए थे, मुझे वो चीज बेच के ये काम करना पड़ा। ठीक है, मैं उसको नेगेटिव मीनिंग में ले रहा हूं। अब इसका पॉजिटिव पहलू ये देखें, असल में अल्लाह ताला ने वो चीज आपको इसलिए तो लेकर दी थी कि जब ये वक्त आएगा तो आप उसको बेचेंगे और आप इस चीज का मुकाबला करेंगे। तो बात अप्रोच की है कि हम किसी भी चीज को किस तरह लेते हैं, और दुनिया में जितनी चीजें हैं वो फानी हैं, वो खत्म होने के लिए, बेशक। उनमें चेंजेस आएंगी, वो हमेशा रहने के लिए नहीं। तो इसलिए किसी चीज को परमानेंट अपने साथ लगाना और समझना कि ये ओन करना ये मेरी है, वो कभी आपकी नहीं होगी। ये भी एक नुक्ते को आप आज लिख लें, नोट कर लें, शायद जिंदगी भर काम आए। अगर किसी को आपने अपने करीब करना है ना, तो आप उसको ओन ना करें, पोजेस ना करें, सही। वो आपके करीब आ जाएगी। अगर आप किसी को ओन करेंगे, किसी पर हक जताएंगे, किसी को पोजेस वो करेंगे, वो किसी पर वो हट कब्जा जाएगा। करेंगे, वो रस्सी तोड़ाएगा। तो करीब करने का बेशक। बेस्ट तरीका है कि आप ओन उसको ना करें, आजाद छोड़ दो। एक्सपेक्टेशन अपने, हाँ, उस तक अप्रोच करें। जिस आप कहते हैं ना ये चीज मेरी है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये रिलेशनशिप में हो, ये फैमिली के अंदर हो, ये कपल्स में हो, ये आपके किसी एसेट्स की पोजीशन में हो, ये अल्फाज यूज ना करें, बहुत फर्क पड़ेगा जिंदगी में, लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है कि जब हम चीजों को ये आजाद अपने आप को आजाद करते हैं, बेसिकली हम चीजों को आजाद नहीं करते, हम खुद को आजाद करते हैं। जब हम खुद को आजाद करते हैं ना तो हम रिलैक्स फील करते हैं कि आपने एक हमें वर्ड, ये। लोग कहते हैं ना कि अब लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे
कि भाई जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे तो आप काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। वो ओनरशिप और है, वो ओनरशिप है कि जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसको उस प्रोजेक्ट पे काम करना, ये ओनरशिप है। ये ओनरशिप नहीं है कि आप मालिक बन के बैठ जाएं, कब्जा कर लें, कहते कि नहीं इसके इंसानों के आप ओनर नहीं होते, आप इंसानों के ओनर नहीं हैं। आप इवन 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 आप जानवर के साथ भी अगर आप उसको आजाद रखते हैं और उसको उसका फ्रीडम देते हैं तो वो ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है। लेकिन अगर आप उसको बांध के रखते हैं तो वो वाकई में वो आपसे प्यार नहीं करता। वो जब मौका मिलता है वो छोड़ के आपको भाग जाएगा, फिर हम उसे कहते हैं कि ये वफादार नहीं था। तो यही इंसान की भी है ना, आपने जैसे कहा कि एक इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर जानवर वाली, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि आप किसी को भी बांध के नहीं रख सकते अपने साथ। जब आप बांधते हैं तो वो चीज उस जगह से भागती है। ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझना जरा मुश्किल होता है, लेकिन ये बड़े छोटे छोटे टूल्स हैं और इनको जब इंसान यूज करना सीख लेता है तो फिर बड़े आराम से जिंदगी गुजार लेता है, फिर हर चीज ये तो उसकी तरफ फैक्ट है, खिंच के आती है। ये तो फैक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि हम एक एक घंटे का जब सेशन हुआ था उस टाइम हमने सोचा था कि अभी बंद करेंगे और नाउ माशाल्लाह 1 आवर 43 मिनट्स हो चुके हैं। और जिन लोगों को इससे फायदा हुआ मुझे खुशी है, और जिनको सोच सुन के अच्छा लगा उसके लिए भी मैं खुश हूँ कि चले मैं हम लोग कहीं काम आए। हम जो तकरीबन पौने 2 घंटे मैंने और नोमान साहब ने थोड़ा बहुत जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, उससे अगर आपको फ़ायदा हुआ तो ये एक तरह से हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और शायद कहीं इस काबिल है कि कहीं से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी कम हो गई, कहीं किसी को ये पता चला हो कि नेगेटिविटी से कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और जो लोग बाद में सुनेंगे, उनके लिए भी यही है कि ज़िंदगी बस कुछ दिनों के लिए है हमारे पास, ये एक ट्रांज़िट है। इसको इसको अपना इतना जैसे नुमान साहब ने कहा ओनर मत बनिए, इसे ओन मत कीजिए। आप रिलैक्स होके चलें, अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या लिखा है, वो बेहतर जानता है। आप कुछ भी रद्दो-बदल नहीं कर सकते, चाहे आप उल्टे लटक जाएँ, चाहे आप कुछ भी कर लें। नेक्स्ट 1 मिनट के बाद जो होना है, ना वो मैं जानती हूँ, ना वो आप जानते हैं। तो सब कुछ अल्लाह के हाथ पे छोड़ें और रिलैक्स होएँ, एन्जॉय करें इन लम्हों को जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। उनको खुदा के लिए लोगों की बाइटिंग और नेगेटिविटी में मत गुज़ारें, अपने लिए गुज़ारें। अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए और अपने लिए गुज़ारें। किसी और को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आपका मतलब होना ही नहीं चाहिए। क्यों मैं सही कह रही हूँ नुमान साहब? बिल्कुल, अपने ऊपर काम करें, दाएं-बाएं के लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे। बेशक। तो बस अपने आप अपना ख़्याल रखें, अपने लिए सब कुछ करें और इंशाल्लाह नुमान साहब को बीच में 1-2 सेशन में दोबारा लेकर आएँगे और उसमें भी क्योंकि वो भी देख चुके होंगे काफ़ी लोगों की स्टोरी, तो फिर उसमें इनसे पूछेंगे कि अब क्या करना चाहिए और कुछ और चीज़ें जो वो हमें सिखाएँगे। आज तो जेलसी की बात हुई, क्योंकि ब्लैक डॉट एक ऐसा है कि उसके अंदर काफ़ी सारे पोर्शंस हैं, जो होने बाकी हैं। तो हम कुछ वहाँ से एक और नया टॉपिक लेकर आएँगे और आप लोगों से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे हमारी एक और गेस्ट हैं जिनका मैं अनाउंस करूँगी। तो इंशाल्लाह दरवेश टॉक सैटरडे एंड वेडनेसडे आपको देखने को मिलेगा। सैटरडे 10 ओ क्लॉक और वेडनेसडे 8 ओ क्लॉक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज़।